जय हिंद। जीएस स्टडी ए सिस्टी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बेहतरीन, स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी लोगों का परिवार बेहतरीन, स्वस्थ और मस्त होगा। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार और आपके माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एससी एनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को। और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की हमारी 175 नंबर की क्लास है, जिसमें कि सारे क्वेश्चन हमारे कैसे होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, यानी कि बहुविकल्पी होंगे। तो दोस्तों, आप लोग क्लास में बने रहिए और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए, देखते चलिए। क्या दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए और देखते चलिए। और जिस भी क्वेश्चन के आप लोगों को आंसर आ रहे हैं, तुरंत कमेंट बॉक्स में हमको बताते भी चलिए। और लास्ट में अपना स्कोर हमको जरूर बताइएगा कि आप लोगों के स्कोर कितने गए हैं। इससे ये पता चलेगी कि आप लोगों की तैयारी कितनी हुई है और अभी कितनी करनी चाहिए। इस चैनल पर आप लोगों को क्लास कितने बजे मिलेगी? तो इस चैनल पर आप लोगों को क्लास मिलेगी सुबह 7 AM पे। कितने बजे? सुबह 7 AM पे। और एक क्लास आप लोगों को शाम को देखने को मिलेगी, जिसकी टाइमिंग है 7 PM, यानी कि दो क्लासें आप लोगों को देखने को मिलेगी, एक सुबह 7 बजे और एक शाम को 7 बजे। इस चैनल पर जितने भी हमारे भाई बहन आए हुए हैं, चैनल को आप लोग ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जब तक कि आप लोगों का एग्जाम नहीं हो जाता है। जैसे ही आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा, तुरंत आकर के मुझे अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई, आप लोग एग्जाम हॉल में जाने से पहले मुझे अनसब्सक्राइब मार के जाइएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं बार बार आप लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए क्यों बोलता हूं कि जैसे ही मैं कोई क्लास लूंगा, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास चला जाएगा और आप लोग उस क्लास को सबसे पहले पढ़ लेंगे। तो चलिए, अब देर न करते हुए आज की मोटिवेशन के साथ इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा मोटिवेशन क्या है। तो आज का हमारा मोटिवेशन है कि अगर आपको कोई काम करने में डर लग रहा है, तो आप सही कर रहे हैं। क्या दोस्तों, अगर आपको कोई काम करने में डर लग रहा है, तो आप सही कर रहे हो। तो चलिए दोस्तों, अब आप लोगों का समय जाया न करते हुए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से सभी लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि दिल का दौरा किस कारण से होता है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि दिल का दौरा किस कारण से होता है। तो दिल का दौरा किस कारण से होता है, बताइए। ऑप्शन ए दिया हृदय पर जीवाणु का हमला, ऑप्शन बी दिया हृदय गति का रुक जाना, ऑप्शन सी दिया हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी, और ऑप्शन डी दिया अज्ञात कारणों से हृदय के कार्यों में बाधा आना। हमारा राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग कमेंट कर दें जल्दी से भाई कि हमारा राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या पूछा है कि दिल का दौरा किस कारण से होता है। तो दिल का दौरा जो होता है, हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी के कारण होता है ना। हृदय में रक्त की आपूर्ति के कमी के कारण होता है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, आप लोग इसको मत लगा दीजिएगा हृदय गति रुक जाना। हृदय में रक्त की आपूर्ति की जब कमी हो जाएगी, तब क्या होता है, दिल का दौरा पड़ जाता है। ठीक ना। तो हमारा राइट आंसर क्या हुआ है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए हुआ है। ठीक। अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए। क्या पूछा है कि ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है भाई? क्या ल्यूकोडर्मा के नाम से, ल्यूकेमिया के नाम से, हीमोफीलिया के नाम से, या सिकल सेल एनीमिया के नाम से? तो ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। तो ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? ल्यूकेमिया के नाम से। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक ना। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए। क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 3 हमारा पूछ रहा है कि किसी दिए गए भौगोलिक क्षेत्र के भीतर किसी बीमारी या संक्रमण एजेंट की निरंतर उपस्थिति को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्वव्यापी महामारी, महामारी, और क्या बोला जाता है? स्थानिक बोला जाता है, क्या सपोराडिक बोला जाता है? तो क्या बोला जाता है भाई? किसी दिए गए भौगोलिक क्षेत्र के भीतर किसी बीमारी या संक्रमण एजेंट की निरंतर उपस्थिति को कहा जाता है भाई। तो क्या कहा जाता है? तो स्थानिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थानिक। हमारा राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर
4, क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा पूछ रहा है कि पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति और किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं है उसे कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्या देखभाल, ऑप्शन बी दिया रुग्णता, ऑप्शन सी दिया है कल्याण और ऑप्शन डी दिया है स्वास्थ्य। हमारा राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग कमेंट कर दें। क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति और किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं भाई? तो उसको कहते हैं स्वस्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वास्थ्य कहते हैं ना। क्या कहते हैं? स्वास्थ्य। हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक, अब इसी तरह से अगले क्वेश्चन चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। चलिए देख लेते हैं भाई कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए। भ्रम का एक विकार है। तो भ्रम का एक विकार क्या है? क्या अनुभूति है, याददाश्त है, विचार है या उन्मुखीकरण है? तो भ्रम का एक विकार क्या है बताइए। भ्रम का एक विकार क्या है? तो ये विचार है ना। भ्रम का एक विकार तो यह विचार है। हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। सभी बहनें अपना स्कोर काउंट करते चलेंगी और जिस भी बहन को अगर किसी भी क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताते भी चलिए। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं बहन। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 6, ईबोला क्या है? ईबोला क्या है भाई? क्या वायरस है या बैक्टीरिया है या प्रोटोजोआ है या कवक है? तो ईबोला क्या है भाई? तो ईबोला जो है वह एक वायरस है। क्या है? वायरस। हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िए। बेंगा रोग, सॉरी बेंगा नहीं होगा, घेंगा यहाँ पे हो जाएगा। घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। यह निम्न में से किस क्षेत्र में व्याप्त हो सकता है? तो किस क्षेत्र में व्याप्त हो सकता है? क्या तटीय क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में, रेगिस्तानी क्षेत्र में या इनमें से कोई नहीं? तो किस क्षेत्र में होगा भाई? घेंगा। यहाँ पे घेंगा लिखा गया है, इसको ध्यान दीजिएगा। क्या लिखा गया है? घेंगा ना, घेंगा। घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है, ये तो क्लियर हुआ। यह निम्न में से किस क्षेत्र में व्याप्त हो सकता है? तो किस क्षेत्र में व्याप्त हो सकता है बताइए जल्दी से। 7वें नंबर का राइट आंसर क्या होगा? देखिए क्या यह इनमें से कोई नहीं, तो पहले इसको काटिए, यानी कि इसमें से 3 ऑप्शन में से कोई होगा। रेगिस्तानी क्षेत्र में भी नहीं होगा। अब 2 ऑप्शन में सभी बहनों को कमेंट कर देना है कि क्या तटीय क्षेत्र में होगा या पहाड़ी क्षेत्र में व्याप्त होगा। किस क्षेत्र में व्याप्त होगा भाई? तो यह जो व्याप्त होगा पहाड़ी क्षेत्र में व्याप्त होगा ना। किस क्षेत्र में? पहाड़ी क्षेत्र में। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। किसी को ऑप्शन नंबर ए तो नहीं लगाना है। कोई ऐसा है जो ऑप्शन नंबर ए को कह रहा है कि सर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे होगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 को चलिए क्या पूछा है कि मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक है? मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक है? तो किस रोग का वाहक है भाई? क्या मलेरिया का है, फाइलेरिया का है, रिंग वर्म या दाद का है या इनमें से कोई नहीं? तो मादा क्यूलेक्स मच्छर जो है किस रोग का वाहक है? तो मादा क्यूलेक्स मच्छर जो है ये फाइलेरिया रोग का वाहक है। किसका? फाइलेरिया का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं बहन। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 9। एक एक क्वेश्चन को सारी बहनें देखते चलें, सुनते चलें। जिस भी क्वेश्चन के बहन आप लोगों के आंसर आ रहे हैं तो आप लोग बताते भी चले। ये मत सोचिए कि हम लोग बता देंगे तो सर को पता चल जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ये ऐसा मत आप लोग सोचिए। आप लोगों को बताने से मतलब यहाँ पे ये है बहन कि आप लोगों का प्रेजेंट ऑफ माइंड कितना तेज काम कर रहा है, कितने तेज आप लोग टाइपिंग कर पा रहे हैं, कितने तेज आप लोग इसका आंसर बता पा रहे हैं। तुरंत डालिए क्वेश्चन नंबर 9। इस तरह से 9 डालिए, उसके आगे जो सही हो रहा है उसको डाल दीजिए। मान लीजिए 9 का सी सही हो तो सी यहाँ पे डाल दीजिए, चाहे बी सही हो तो बी डाल दीजिए। जो सही हो रहा है तुरंत डालिए कि 9 का सी। 10 का जो सही हो रहा है उसको डालिए, मान 10 का ये सही हो गया, चाहे जो सही हो रहा है उसको तुरंत आप लोग टाइप करेंगे। तो इससे आप लोग को पता चलेगा कि आप लोगों के कितने स्कोर जा रहे हैं, कितने आप लोग सही कर पा रही हैं। ये नहीं कि मैं बता दिया उसके बाद आप लोग टाइप करके बताएं कि सर इसका ये हम भी कर रहे थे। ये गलत बात है ना। तो आप लोग को अगर आ रहा है तो आप लोग बताते भी चलिए। देखिए पूछा गया है बहन कि दिल का दौरा किस कारण से होता है। यहाँ पे देखिए क्या हृदय पर जीवाणु का हमला, हृदय गति का रुक जाना, हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी, ऑप्शन डी दिया या अज्ञात कारणों से हृदय में कार्य में बाधा आना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग यहाँ पे हमको जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो 9वें नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो 9वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या होगा बताइए जल्दी से। 9वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िए, क्या पूछा है कि ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है भाई? क्या ल्यूकोडर्मा के नाम से, ल्यूकेमिया के नाम से, हीमोफीलिया के नाम से, या सिकल सेल एनीमिया के नाम से? तो किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जो जाना जाता है, बताइए जल्दी से, किस नाम से जाना जाता है भाई? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। तो इसको जाना जाता है, हमको तो लग रहा है कि ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है भाई? 10वें नंबर का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ल्यूकेमिया हो जाएगा, ठीक ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़िए, क्या पूछा है? किसी दिए गए भौगोलिक क्षेत्र के भीतर किसी बीमारी या संक्रमण एजेंट की निरंतर उपस्थिति को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? क्या सर्वव्यापी महामारी, महामारी, स्थानिक या स्पोराडिक? तो क्या कहा जाता है भाई? किसी दिए गए भौगोलिक क्षेत्र के भीतर किसी बीमारी या संक्रामक एजेंट को निरंतर उपस्थिति को कहा जाता है। तो निरंतर उपस्थिति को क्या कहा जाता है? तो इसके निरंतर उपस्थिति को स्थानिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थानिक। हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़िए, क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 12 हमारा पूछ रहा है कि पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति और किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? क्या देखभाल, रुग्णता, कल्याण या स्वास्थ्य? तो उसको क्या कहते हैं भाई? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए, उसको क्या कहते हैं? 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो 12 नंबर क्वेश्चन का तो हमको लग रहा है कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, उसको कहते हैं स्वास्थ्य कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वास्थ्य कहते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, भ्रम का एक विकार है। तो भ्रम किसका विकार है? अनुभूति का, याददाश्त का, विचार का या उन्मुखीकरण का? तो किसका एक विकार है भाई? भ्रम एक विकार है, तो किसका एक विकार है? तो ये विचार का। ये तो लग रहा है क्वेश्चन रिपीटेड हो रहा है क्या? क्वेश्चन तो लग रहा है बन के रिपीटेड हो रहा है ना। चलिए, क्वेश्चन तो हमको लग रहा है कि रिपीटेड हो रहे हैं। तो क्वेश्चन अभी हम पढ़े हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ईबोला क्या है? क्या वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ या कवक है? तो ईबोला क्या है भाई? तो ईबोला एक जो है, ये एक वायरस है। क्या है? वायरस। राइट आंसर हो जाएगा बहन ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बहन। अगला क्वेश्चन क्या दिया? क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, बेगा यानी कि घेंगा। ये तरह क्वेश्चन तो हम लोग का रिपीटेड हो रहा है। अच्छा चलिए, घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है, यह निम्न में से किस क्षेत्र में व्याप्त हो सकता है? तो तटीय क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में, रेगिस्तान क्षेत्र में, या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो जो घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है, यह निम्न में से किस क्षेत्र में व्याप्त होता है? तो यह निम्न में से किस क्षेत्र में व्याप्त होता है भाई? तो यह व्याप्त होता है पहाड़ी क्षेत्र में। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 यानी कि कितने क्वेश्चन हम लोग को रिपीटेड हो गए? 8 क्वेश्चन रिपीटेड हो गए ना। चलिए, मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस किस रोग का वाहक है? मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक है भाई? तो किस रोग का वाहक है? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए, किस रोग का वाहक है? तो यह किस रोग का वाहक है? क्या मलेरिया का, फाइलेरिया का, रिंगवर्म या दाद का, या इनमें से कोई नहीं? तो मादा क्यूलेक्स जो मच्छर है, यह किस रोग का वाहक है भाई? तो किस रोग का वाहक है? जल्दी से सभी बहने कमेंट कर दें। तो यह फाइलेरिया रोग का वाहक है। किसका? फाइलेरिया का। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन चलते हैं बहन। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा दिया है? 17 नंबर क्वेश्चन ना। 17 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। ठीक, 17 नंबर क्वेश्चन को पढ़ने से पहले एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूं बहन, मैं क्वेश्चन को टाइप नहीं कर रहा हूं, टाइप करने वाले कोई और हैं, जो कि क्या कर रहे हैं कि हमको लग रहा है कि क्वेश्चन कोई कॉपी करके हमको दे दे रहे हैं। मैं क्वेश्चन को आप लोगों को देखा नहीं, तुरंत क्वेश्चन आप लोगों के सामने लाया और तुरंत मैं आप लोगों को हल करके बताने लगा। तो इससे कोई भी बहन हमारे ऊपर नाराजगी न जताए। जितने भी क्वेश्चन बहन आप लोगों की मैं रिपीटेड हुए हैं, इस बात से आप लोग निश्चिंत रहिएगा, मैं उस सारा भरपाई आप लोगों को करके दे दूंगा ना। इतना आप लोग निश्चिंत रहिएगा कि सर कह रहे थे कि सर किसी क्लास में 8 क्वेश्चन रिपीटेड हैं, किसी क्लास में 5 क्वेश्चन रिपीटेड है, किसी क्लास में तो 6 क्वेश्चन है, किसी में 3 क्वेश्चन रिपीटेड हैं। तो जो जितने क्वेश्चन आप लोगों के रिपीटेड हुए हैं बहन, मैं उसको आप लोगों को करा दूंगा। ये बात से आप लोग निश्चिंत रहिएगा कि सर बोले थे आप नहीं कराएं। जिस भी बहन का डाउट है, उस डाउट को मैं क्लियर कर दूंगा। मेरे ऊपर विश्वास कीजिएगा ना, एक सर समझ के नहीं, एक भाई समझ के विश्वास कीजिएगा। मैं जरूर आप लोगों का उतना काम कर दूंगा। मेरे ऊपर एकदम विश्वास के साथ आप लोग लगे रहिए।
ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 17 को पढ़िए। जो बहन इसमें 8 क्वेश्चन रिपीटेड हुए हैं, इसका भरपाई मैं जब कर दूंगा। इस बात से आप सभी बहने मेरे ऊपर विश्वास करके निश्चिंत रहिए, नहीं कि सर की सर 100 क्वेश्चन दे रहे हैं और 100 क्वेश्चन के साथ सर इसमें 8 क्वेश्चन तो रिपीटेड हो गए, सर उसका क्या होगा, उसमें तो 8 हम लोग के कम हो गए ना। तो इस बात से आप लोग निश्चिंत रहिए बहन, 8 क्वेश्चन की आप लोगों की भरपाई पूरी तरह से की जाएगी, ये मेरे ऊपर छोड़िए। क्वेश्चन नंबर 17 को पढ़िए। उष्मा द्वारा तत्काल नष्ट हो जाने वाला विटामिन है। तो उष्मा द्वारा तत्काल नष्ट हो जाने वाला विटामिन कौन से? क्या राइबोफ्लेविन फ्लेविन है, या एस्कार्बिक अम्ल है, या टोकाफेराल है, या थायमिन है? तो उष्मा द्वारा तत्काल नष्ट हो जाने वाला विटामिन कौन सा है भाई? तो उष्मा द्वारा तत्काल नष्ट हो जाने वाला है जो स्कार्बिक अम्ल है। कौन है? स्कार्बिक अम्ल। राइट आंसर होगा बहन ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। स्कार्बिक अम्ल किस में पाया जाता है बताइए तो आप लोग, किस में पाया जाता है जो स्कार्बिक अम्ल बताया जा रहा है? तो विटामिन सी से पाया जाता है। क्या आप लोग अगले क्वेश्चन को बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18। विश्व स्वास्थ्य संगठन की घोषणा के अनुसार इनमें से कौन सी बीमारी का पूरे विश्व से सफाया हो चुका है? क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए। विश्व स्वास्थ्य संगठन की घोषणा के अनुसार इनमें से कौन सी बीमारी का पूरे विश्व से सफाया हो चुका है? तो किसका सफाया हो चुका है भाई? क्या पोलियो का, मानव बंदर चेचक का, चेचक कीटाणु का, या चेचक का? तो पूरे विश्व से सफाया हो चुका है भाई, बताइए जल्दी से किसका सफाया हो चुका है भाई? 18 नंबर क्वेश्चन का सभी बहने कमेंट करें। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे लगाना है, चेचक का सफाया हो चुका है भाई। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, क्या हो जाएगा बहन? ऑप्शन नंबर डी। दिखाई नहीं दिया क्या कि ऑप्शन आप लोगों को? क्वेश्चन क्या पूछा है बहन कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की घोषणा के अनुसार इनमें से कौन सी बीमारी का पूरे विश्व से सफाया हो चुका है? तो किसका हो चुका है? पोलियो का, मानव बंदर चेचक का, चेचक कीटाणु का, या चेचक का? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोगों का हो गया है। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। 10 सेकेंड का हम लोग समय दीजिए, पेपर सेट करने में हमको समय लग रहा है बहन, घबराना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 कर लिए, क्वेश्चन नंबर 19 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया है कि श्वास नली के कैंसर के उपचार के दौरान गर्दन पर वायु विकिरण से होने वाला सबसे प्रभावी साइड इफेक्ट क्या हो सकता है? क्या कब्ज हो सकता है, श्वास की तकलीफ हो सकती है, गले में खराश, या दस्त? राइट आंसर क्या होगा? जल्द से जल्द आप लोग कमेंट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19, श्वास नली के कैंसर के उपचार के दौरान गर्दन पर वायु विकिरण से होने वाला सबसे प्रभावित साइड इफेक्ट क्या हो सकता है? तो गले में खराश हो सकती है। राइट आंसर हो जाएगा बहन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। किसी भी बहन का गलत तो नहीं हुआ, गलत नहीं होना चाहिए बहन। अगर आप लोग क्वेश्चन को गलत करेंगी तो अब तो आप लोगों को एग्जाम देने जाना है, क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए आप लोगों के, किसी भी तरह के क्वेश्चन। टाइफाइड बुखार है क्या एक जीवाणु रोग है, त्वचा रोग है, परजीवी रोग है, या कीटाणु रोग है? तो टाइफाइड बुखार है। तो टाइफाइड बुखार कैसा बुखार है बताइए? क्या एक जीवाणु रोग है, त्वचा रोग है, परजीवी रोग है, या कीटाणु रोग है? तो टाइफाइड बुखार कैसा बुखार है भाई? तो यह एक जीवाणु रोग है ना। क्या है? एक जीवाणु रोग है बहन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा ए राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 को पढ़िए। क्या पूछा है कि हमारे शरीर में वसा का निर्माण होता है जब, तो कब होता है? क्या शरीर में ग्लाइकोजन की मात्रा कम होती है तब होता है, या रक्त शर्करा का स्तर अस्थायी हो जाता है तब होता है, या यकृत तथा मांसपेशियों में ग्लाइकोजन का भंडारण पूर्ण हो जाता है तब होता है, या जब प्रोटीन का अंतर्ग्रहण अधिक होता है तब होता है? तो हमारे शरीर में वसा का निर्माण ना पूछ क्या रहा है, हमारे शरीर में वसा का निर्माण होता है जब, तो कब होता है भाई? हमारे शरीर में वसा का निर्माण कब होता है? तो यकृत तथा मांसपेशियों में ग्लाइकोजन का भंडारण पूर्ण हो जाता है तब क्या होता है? हमारे शरीर में वसा का निर्माण होता है। इसलिए हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अगले क्वेश्चन चलते हैं बहन। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 को पढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया है बहन? थोड़ा सा समय दीजिए, पेपर को हमको सेट करने में थोड़ा समय लग रहा है बहन। क्वेश्चन नंबर 22 को पढ़िए और क्वेश्चन नंबर 22 को पढ़ करके थोड़ा बताइए तो इसका राइट आंसर क्या होगा? निफ्रोटिक विकास के ओडेमेट्स चरण में सबसे प्रमुख नर्सिंग हस्तक्षेप होगा। तो सबसे प्रमुख नर्सिंग हस्तक्षेप क्या होगा? क्या कुशल त्वचा देखभाल सुविधा मुहैया कराना, ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थ का सेवन करने के लिए करने की सलाह देना, ऑप्शन सी दिया है कि मंद दर्जे की सक्रियता रखने हेतु प्रोत्साहित करना,
ऑप्शन डी दिया कि प्रत्येक दूसरे दिन शिशु के भार की जांच करना। अब बताइए राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे। नेफ्रोटिक विकास के ओडेमेट्स चरण में सबसे प्रमुख नर्सिंग हस्तक्षेप होगा। तो सबसे प्रमुख नर्सिंग हस्तक्षेप क्या होगा, तो कुशल त्वचा देखभाल सुविधा मुहैया कराना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलते हैं बहन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 को पढ़िए। दिल का दौरा किस कारण से होता है, क्या हृदय पर जीवाणु का हमला, हृदय गति का रुक जाना, हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी, अज्ञात किरणों से हृदय के कार्य में बाधा आना। हमारा राइट आंसर क्या होगा, जल्द से जल्द आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्द से जल्द आप लोग कमेंट कर दीजिए। हृदय का दौरा ना, हृदय का दौरा किस कारण से होता है, तो हृदय का दौरा किस कारण से होता है भाई, तो इसमें तो हमको लग रहा है कि ऑप्शन नंबर 23 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 23 का तो हमको लग रहा है कि ऑप्शन नंबर सी होगा, हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी। क्या होगा, हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा ना, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है, यानी कि क्वेश्चन तो रिपीटेड है, क्वेश्चन तो हमको लग रहा है कि बहन रिपीटेड है, यानी कि 8 क्वेश्चन पीछे रिपीटेड हो गए, 2 क्वेश्चन इधर, 8 2 कितने हो गए बहन, 10 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। 10 क्वेश्चन रिपीटेड हैं बहन, मैं क्वेश्चन को रिपीटेड नहीं किया हूँ, ये करने वाले कोई और हैं। अब आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूंगा ना, मैं अब खुद क्वेश्चन में टाइप करूंगा, अपने से टाइप करूंगा, अपने जाके निकलवाऊंगा सामने। चलिए क्वेश्चन क्या दिया है बहन, कि ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है, तो इसको किस नाम से जाना जाता है, तो आप लोगों को रट गया होगा, तो इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसको तो जाना जाता है ल्यूकेमिया के नाम से। किस नाम से, ल्यूकेमिया के नाम से। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ये तो आप लोगों को रट गया होगा कि हमने तीसरी बार क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 को पढ़िए। किसी दिए गए भौगोलिक क्षेत्र के भीतर किसी बीमारी या संक्रमण एजेंट की निरंतर उपस्थिति को कहा जाता है। क्या सर्वव्यापी महामारी, स्थानिक या स्पोराडिक कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है भाई, तो इसको तो हमको लग रहा है कि स्थानिक कहा जाता है। तो यानी कि 2 क्वेश्चन यहाँ पे रिपीटेड हो गए हम लोगों के ना, 2 क्वेश्चन रिपीटेड हो गए ना। 2 क्वेश्चन कैसे रिपीटेड होंगे, तीसरा क्वेश्चन ये रिपीटेड हो गया। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो गया, स्थानिक होगा ना, क्या हो जाएगा स्थानिक। यानी कि 10 क्वेश्चन पीछे रिपीटेड हुए, 1 क्वेश्चन ए, यानी कि 11 क्वेश्चन आप लोग के रिपीटेड हो गए। घबराना नहीं है किसी भी बहन को, मैं उस क्वेश्चन का भरपाई मैं करूंगा बहन, मेरे ऊपर विश्वास कीजिए, मैं आप लोगों के क्वेश्चन का भरपाई करूंगा। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 26, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। क्वेश्चन नंबर 26, पूर्ण शारीरिक मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति और किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं है उसे कहते हैं। पूर्ण शारीरिक मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति और किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं है उसे कहते हैं। तो क्या देखभाल, रुग्णता, कल्याण या स्वास्थ्य, तो उसको क्या कहते हैं भाई, तो 26 नंबर का की राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसे स्वास्थ्य कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वास्थ्य कहते हैं। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं बहन, अगला क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 27। इबोला क्या है, क्या वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है या कवक है, तो इबोला क्या है भाई, इबोला तो एक वायरस है। क्या है, इबोला एक वायरस है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। रुकिए चलिए आगे मैं आप लोगों से भी बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 28 को पढ़ा जाए। घेंघा, यानी कि यहाँ पे बेंघा कर दिया है, घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है, यह निम्न में से किस क्षेत्र में व्याप्त हो सकता है, तो ये तो पहाड़ी क्षेत्र में व्याप्त हो सकता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे होगा क्या होगा 28 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलते हैं बहन, क्वेश्चन नंबर 29। मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक है, तो क्या यह मलेरिया का है, फाइलेरिया का है, रिंग वर्म, दाद का है या इनमें से कोई नहीं। तो मादा क्यूलेक्स मच्छर जो है निम्न में से किस रोग का वाहक है, तो किस रोग का वाहक है भाई। 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, तो 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, देखिए बहन उधर कितने क्वेश्चन रिपीटेड हुए थे, तो 11 क्वेश्चन हुए थे। एक क्वेश्चन हुआ 26 नंबर का 12, ये 27 नंबर का 13, 28 नंबर का 14 और कौन सा है 29 नंबर का 15 क्वेश्चन इसमें रिपीटेड हैं, ठीक ना। इसको मैं भरपाई करूंगा, आज ही देख रहा हूं तो आज ही आप लोगों की भरपाई कर दूंगा इसका, ठीक ना। 15 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 पे पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिया है कि मानव श्वसन में क्या छोड़ता है। 15 क्वेश्चन आप लोगों के रिपीटेड है बहन, 15 क्वेश्चन रिपीटेड है, इसकी भरपाई मैं करूंगा।
मानव श्वसन में क्या छोड़ता है? क्या गैसों का मिश्रण, कार्बन मोनोऑक्साइड या ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड? तो मानव श्वसन में क्या छोड़ता है? तो मानव श्वसन में तुमको लग रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। किसी का गलत तो नहीं हुआ, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलिए। गले का एक फैला हुआ हिस्सा जो लड़कों में आवाज बॉक्स बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है, उसे क्या कहते हैं? गले का एक फैला हुआ हिस्सा जो लड़कों में आवाज बॉक्स बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है, उसे क्या कहते हैं? क्या लार्सिक्स कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, ग्रासनी कहते हैं या एडम का सेब कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं भाई? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। 31 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? गले का एक फैला हुआ हिस्सा जो लड़कों में आवाज बॉक्स बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते क्या है भाई? तो उसको कहते हैं एडम का सेब कहते हैं। क्या कहते हैं? एडम का सेब। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बहन। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 32। शरीर के लिए एंजाइम बहुत आवश्यक है क्योंकि शरीर का रचनात्मक भाग है, ऊर्जा प्रदान करते हैं, जीव रासायनिक क्रियाओं के प्रेरक हैं, और ऑप्शन डी दिया तंत्रिका क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? शरीर के लिए एंजाइम बहुत आवश्यक है क्योंकि। तो क्यों आवश्यक है भाई? शरीर के लिए एंजाइम क्यों आवश्यक है? बताइए जल्दी से। शरीर के लिए एंजाइम क्यों आवश्यक है? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए 32 नंबर क्वेश्चन का। ए भाई इसका हो जाएगा जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं। क्या हो जाएगा? उत्प्रेरक। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। किस ताप पर एंजाइम अधिक सक्रिय होते हैं? बताइए। क्या 30 डिग्री सेल्सियस पर, 40 डिग्री सेल्सियस पर, 20 डिग्री सेल्सियस पर या 62 डिग्री सेल्सियस पर? तो किस ताप पर एंजाइम जो अधिक सक्रिय होते हैं? तो किस ताप पर अधिक सक्रिय होते हैं भाई? तो 40 डिग्री सेल्सियस पर अधिक सक्रिय होते हैं। हमारा राइट आंसर होगा बहन ऑप्शन नंबर बी होगा ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बहन। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? 33 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए। 33 के बाद चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पे। 34 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या दिया है? पढ़िए 34 नंबर क्वेश्चन को। पित्त यानी कि वाइल का निर्माण होता है क्या रक्त में, यकृत में, गाल ब्लैडर में या कोलिसिस्टोकाइनिन में? तो किस में होता है भाई? पित्त का निर्माण होता है। जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, बीबा जी, शांति वाजपेयी जी, वंदना राजभर, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी, अर्चना प्रजापति, और कौन है भाई? पुष्पाचार्य, रंजना राजभर, नेहा तिवारी, नीतू कुमारी, आराध्या पंडित, कनिका चौहान, साक्षी यादव, नीरज देवी जी, श्रेया चौधरी, सूर्यांश मिश्रा, राहुल कुमार माठो, शिवम जी, शुभम नाथ, सहीना परवीन, प्रियंका जी एक है, और आरती देवी जी हमारी एक बहन है भाई, मनोज कुमार, अनामिका सिंह जी, रश्मि सोम जी, प्रीति कुमारी, रूपा विश्वकर्मा, संगीता पटेल जी बहन। इस क्वेश्चन का कमेंट आपका आना चाहिए। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 34 क्या पूछा है कि पित्त का निर्माण होता है। तो पित्त का निर्माण कहाँ होता है भाई? तो 34 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत में होता है। कहाँ होता है? यकृत में होता है। क्या भाई बीबा जी बहन आपके गलत तो नहीं हुए? इस समय तो पहले नंबर पर चल रही है। हमको तो लग रहा है कि बीबे जी बहन चल रही हैं, और संगीता पटेल जी तो भाई उनका पता नहीं चल रहा है कि वो क्या कर रही हैं, पढ़ रही हैं कि नहीं पढ़ रही हैं, कोई और काम में बिजी हो गई हैं। हो सके कहीं और पढ़ रही होंगी, उनको हमारा क्लास पसंद नहीं आ रहा होगा। तो पहले तो उनको हमारा क्लास पसंद आ रहा था 2-3 महीने से, लेकिन अब इस समय उनको हमारा क्लास पसंद नहीं आ रहा है। तो संगीता पटेल जी का तो पता नहीं चल रहा है। संगीता पटेल जी हमारी बहुत अच्छी बहन थी भाई, अब वो हमारे साथ अब नहीं जुड़ना चाहती हैं। कोई बात नहीं बहन, जहाँ भी रहिए पढ़िए, खूब मस्त रहिए, जैसे भी रहिए मस्त रहिए, खूब पढ़ते लिखते रहिए, रिवीजन करते रहिएगा। जहाँ भी आप पढ़ते रहिए, जहाँ भी आप पढ़ रही हैं बहन, वहाँ पे जा करके रिवीजन जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। हमारी क्लास नहीं पसंद आ रही कोई बात नहीं, लेकिन जहाँ भी आप आए रिवीजन करते रहिएगा, इस बात को हमारी मानिएगा। मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ है। तो मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन से? क्या दंतवलक इनेमल है, हड्डी है, उपास्थि है या मांसपेशी है? तो मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ है। तो मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ क्या है भाई? तो ये तो भाई सबसे इनेमल होता है ना, तो दंतवलक ना, तो ये इनेमल होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा। ये तो किसी का गलत नहीं होगा, किसी का गलत तो नहीं हुआ, नहीं गलत होना चाहिए बहन। अब आप लोगों के क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन दिया है 36 नंबर, पढ़िए। एंजाइम क्या होते हैं? क्या स्टेरॉइड होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं या प्रोटीन होते हैं या लिपिड होते हैं? तो एंजाइम क्या होते हैं? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए, एंजाइम क्या होते हैं? तो एंजाइम जो होते हैं वो क्या होते हैं भाई? तो एंजाइम होते हैं, तुमको लग रहा है प्रोटीन होते हैं।
क्या होते हैं एंजाइम? एंजाइम प्रोटीन होते हैं ना। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले क्वेश्चन चलिए बहन, अगला क्वेश्चन क्या दिया? क्वेश्चन नंबर 37, नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है। तो क्या ज्ञात करता है भाई? नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है, तो क्या ज्ञात करता है? क्या रक्तचाप, सांस गति, हृदय की धड़कन, इनमें से कोई नहीं। तो नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर क्या ज्ञात करता है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो क्या ज्ञात करता है भाई? तो हृदय की धड़कन ना। क्या ज्ञात करता है? हृदय की धड़कन। राइट आंसर होगा वन ऑप्शन नंबर, यहाँ पे हमको लग रहा है कि ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन हम लोग कर लिए। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। सभी बहनें ध्यान देंगी। क्वेश्चन नंबर 38 को क्या पूछा है बहन कि मुख्य रूप से कौन सी रक्त वाहिका हमारे शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक रक्तवाहन करती है? मुख्य रूप से कौन सी रक्त वाहिकाएं हमारे शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक रक्त का वहन करती हैं? कौन करती हैं भाई? शिराएं, धमनियां, कोशिकाएं, या ये सभी? तो कौन करती हैं भाई? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। 38 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शिराएं होगा ना। क्या हो जाएगा? शिराएं। क्वेश्चन क्या पूछा है कि मुख्य रूप से कौन सी रक्त वाहिकाएं हमारे शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक रक्त वहन करती हैं? तो शिराएं करती हैं। राइट आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हुआ है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, वयस्क मनुष्य के प्रति मिनट हृदय धड़कन की दर का सामान्य पारस क्या है? तो सामान्य पारस क्या है? क्या 50 से 59 है, क्या 60 से 80 है, 81 से 90, या 91 से 110? तो राइट आंसर क्या होगा भाई? वयस्क मनुष्य के प्रति मिनट हृदय धड़कन की दर का सामान्य पारस क्या है? सामान्य पारस क्या है? तो बताइए जल्दी से क्या है भाई? जल्दी से जल्द आप लोग कमेंट कीजिए। 39 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे लग जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी लगाइए। 60 से 80 हो जाएगा यहाँ पे। क्या हो जाएगा? 60 से 80 ना। अगले 81 से 91 मत लगा दीजिएगा, गलत हो जाएगा। 81 से 90 मत लगाइएगा, गलत हो जाएगा ना। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 को पढ़िए। टिबिया अस्थि में होती है। कहाँ होती है भाई? क्या कपाल, भुजा, पैर, जांग? टिबिया अस्थि में होती है। तो टिबिया अस्थि यानी टिबिया नामक जो हड्डी होती है वो कहाँ होती है? बताइए जल्दी से। क्या कपाल में होती है, भुजा में, पैर में, या जांग में? तो ये कहाँ होती है भाई? जल्दी से कमेंट कीजिए सारे बहने। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी, पैर में होती है। क्या होती है? पैर में। ये तो गलत नहीं हुआ बीबाजी बहन आपका। क्वेश्चन नंबर 40 आपका गलत तो नहीं हुआ बहन, नहीं गलत होना चाहिए बहन। अब आपके क्वेश्चन तो गलत नहीं होने चाहिए। अब तो बहुत अच्छे स्कोर आपके जा रहे हैं भाई। बीबाजी बहन के तो स्कोर बहुत अच्छे जा रहे हैं ना। क्या बात है भाई बहन, आपकी तैयारी के साथ आपके स्कोर जा रहे हैं। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? क्या स्टेपी है, फीमर है, केसेरुक है, या कपाल हड्डी है? तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी तो हमको लग रहा है फीमर है, जिसको क्या बोलते हैं? जांग की हड्डी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब आप लोगों को लग रहा है ना सर बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, हम लोग को तो बहुत मजा आ रहा है करने में, इतना आसान क्वेश्चन आएगा नहीं। लेकिन आप लोग ये नहीं कहेंगे कि सर हम लोग इतने दिन से पढ़ रहे थे इसलिए हम लोग को क्वेश्चन सब आसान लग रहा है ना। ये आप लोग नहीं कहेंगे, ये जरूर कह देंगे कि सर आसान क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन तो था। लेकिन इसको आप लोग नहीं कहेंगे कि आप लोग रात रात को पढ़ाई किए हैं, दिन दिन भर पढ़ाई किए हैं, कितने आप लोग इसके पीछे अपना समय बर्बाद किए हैं कि जो पढ़ करके सारे क्वेश्चन आप लोगों के ब्रेन में हो गए हैं या आप लोगों को याद हो गए हैं। उसको नहीं कहेंगे सर हम लोग पढ़ लिए, सब हम लोग को याद आ रहा है। इसको आप लोग मत कहिएगा नहीं सर हम लोग को तो सब आ रहा है क्वेश्चन में। ये आप लोग नहीं कहेंगे, ये आप लोग कहेंगे कि इजी है। अरे भाई आ रहा है तो इजी रहबे करेगा, नहीं आता तब न रहता कि आप लोग को टफ लग रहा है। तो जब आ रहा है क्वेश्चन तो इजी लगेगा, क्योंकि आप लोग कुछ क्वेश्चन पहले का पढ़ चुकी हैं। इसको बताइए क्या पूछा है कि अंधेरे में देखने की आंख की क्षमता एक बैगनी वर्णक के उत्पादन के कारण होती है, जिसका नाम, तो जिसका नाम क्या है? क्या कैरोटीन है, रोडोप्सिन है, आयोडाप्सिन है, या रेटिनिन है? राइट आंसर क्या होगा भाई? क्वेश्चन नंबर 42 का सभी बहने कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर क्या होगा भाई? क्या पूछा है क्वेश्चन कि अंधेरे में देखने की आंख की क्षमता एक बैगनी वर्ण के उत्पादन के कारण होती है, जिसका नाम है, तो उसका नाम क्या है भाई? तो उसका नाम है रोडोप्सिन है। क्या है? रोडोप्सिन। राइट आंसर होगा बहन ऑप्शन नंबर बी। किसी का गलत तो नहीं हुआ क्या भाई? संगीता पटेल जी बहन अगर आप हमारे क्लास में हैं तो क्या आपका क्वेश्चन तो गलत नहीं हुआ? शांति वाजपेयी जी बहन आप बताइए आपका क्वेश्चन गलत तो नहीं हुआ? लेकिन बताइएगा तो ये इस तरह से बता दीजिएगा कि अगर 42 नंबर सर क्वेश्चन मेरा सही है ना,
बीबा जी बहन आप बताइए कि आपका क्वेश्चन सही है कि गलत हुआ। कौन है भाई? सीमा देवी जी हैं, चंद्रकला देवी जी हैं, और कौन है? पुष्पाचार्य, रंजना राजभर, नेहा तिवारी, नीतू कुमारी। सभी बहनें बताएं अगर आप लोग हमारी क्लास में हैं तो इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी आप लोगों ने लगाया या गलत कर दिया। अगले क्वेश्चन चलते हैं बहन, क्वेश्चन नंबर 43 ना, क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या पूछा है कि इनोसिमिया कहते हैं, तो इनोसिमिया कहते हैं तो किसको कहते हैं भाई? क्या स्वाद यानी कि टेस्ट संवेदना की कमी को कहते हैं, घ्राण यानी स्मेल संवेदना की कमी को कहते हैं, या स्पर्श संवेदना की कमी को कहते हैं, या उष्मा संवेदना की कमी को कहते हैं? तो किसको कहते हैं भाई? बताइए जल्दी से, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। एनोसिमिया कहते हैं, तो एनोसिमिया किसको कहते हैं भाई? एनोसिमिया तो हमको लग रहा है कि घ्राण यानी कि घृणा संवेदना की कमी को कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 को पढ़िए। मानव शरीर में वृक्क यानी किडनी निम्नलिखित में से किस प्रणाली का भाग है? तो किस प्रणाली का भाग है भाई? क्या वृत्त मूत्र संबंधी, पाचन, श्वसन तंत्रिका, किसका भाग है भाई? मानव शरीर में वृक्क यानी किडनी जो है निम्नलिखित में किस प्रणाली का भाग है? तो किस प्रणाली का भाग है भाई? 44 नंबर क्वेश्चन का सभी बहने कमेंट करें। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। गलत तो नहीं हुआ, गलत नहीं होना चाहिए। संगीता पटेल जी बहन, प्रियंका साहनी जी, बीबा जी, सीमा देवी जी, शांति वाजपेयी जी, पुष्पाचार्य, नेहा तिवारी, चंद्रकला देवी जी, रश्मि सोम जी बहन, आप तो अब्सेंट हो रहे हैं क्लास में, आप भी एब्सेंट होने लगी। चलिए ठीक है, आप भी पढ़ने में अच्छी हो रही थी लेकिन आप भी एब्सेंट होने लगी। संगीता पटेल जी भी बहन एब्सेंट होने लगी। वो जब से एग्जाम देने अपना चली गई बिहार का, अब तक क्या उनका हुआ कुछ बता ही नहीं कि सर मेरे इतने स्कोर आए थे, मैं सर इतने क्वेश्चन को हल की, इस तरह के क्वेश्चन आ गए थे, लेंदी क्वेश्चन आए थे, क्या हुआ था? कुछ नहीं। उनको लग रहा है कि हमारी क्लासें पसंद नहीं आ रही है। चलिए, जिसको पसंद आ रही है बहन हमारे ऊपर विश्वास कीजिए, मैं क्वेश्चन देने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। आप लोग ये मत सोचिएगा कि सर जो है क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डेली 100 क्वेश्चन दे रहे हैं तो शाम को 100 क्वेश्चन दे रहे हैं, तो बहन 200 क्वेश्चन लिखने में और उसको देने में, टाइप करवाने में, जाने आने में आप लोग को समय लगता होगा। आप लोग सोच सकती हैं किस तरह से मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। आप लोग को 1 से 1.5 घंटे में क्लास ले रहा हूँ, सुबह में 1.5 घंटे, शाम को ले रहा हूँ, तो 3 घंटे हमारा इस तरह से भी समय चल जा रहा है। और 200 क्वेश्चन आप लोग बैठ करके लिखेंगे, 2-2, 3-3 किताबों से 38 टॉपिक से टच करके लिखेंगे, तो आप लोगों को क्वेश्चन बनाने में, सोचने में समय लगता है। इस बात को आप लोग समझ रही होंगी। अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि नहीं सर आप क्वेश्चन हम लोग को नहीं दे पाएंगे, तो आप लोगों को बहन मैं डेली कहता हूं कि बहन आप लोगों को हमारे ऊपर विश्वास नहीं हो रहा तो आप लोग जा सकती हैं, ठीक ना। चलिए, इसको पढ़िए क्या दिया है। ट्रेड मिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? तो कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? क्या हृदय, फेफड़ा, गुर्दा या पैर? तो ट्रेड मिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? तो कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? 45 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई? तो हृदय से संबंधित है। किससे संबंधित है? हृदय से। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलते हैं, 45 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए बहन। क्वेश्चन नंबर 46 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 46 क्या पूछा है कि भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? तो भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? क्या माता की धमनियों से, गर्भाशय द्वारा, गर्भाशय नाल द्वारा, या इम्नियोटिक सेक द्वारा? तो किसके द्वारा प्राप्त होता है भाई? भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? तो भ्रूण को जो भोजन प्राप्त होता है वो किस माध्यम से प्राप्त होता है? तो प्राप्त होता है गर्भनाल द्वारा। किस द्वारा? गर्भनाल द्वारा। हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बहन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अपने स्कोर को बहन काउंट करते चलिए। जिस भी क्वेश्चन के आप लोगों को आंसर आ रहे हैं उसको कमेंट बॉक्स में आप लोग बताती भी चले ना। अगर आप लोग बताना चाहती हैं तब लोग से, कुछ लोग बताते नहीं है, सारे लोग नहीं बताते हैं, बस 1 ही 2 लोग हम देखते हैं तो बताती हैं। जैसे हमारे शांति वाजपेयी जी एक बहन है, शांति वाजपेयी जी बहन बताती हैं, लेकिन अपना स्कोर उनसे डेली मैं पूछता हूँ, अपना स्कोर नहीं बताती हैं। अब क्या उनको बताया जाए? चलिए कोई बात नहीं बहन, जैसा आपको उचित लगे वैसा कीजिए। पुरुषों के बाध्यकरण शैल क्रिया को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? क्या हिस्टेरोटोमी कहते हैं, या सुपरमेक्टोमी कहते हैं, या बैक्सेक्टोमी कहते हैं, या गैमेटेलेक्टोमी कहते हैं? तो क्या कहते हैं भाई? पुरुषों के बाध्यकरण शैल क्रिया को क्या कहते हैं? तो पुरुषों के बाध्यकरण शैल क्रिया को क्या कहते हैं? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। 47 नंबर क्वेश्चन यानी 47 नंबर का भाई, इसको कहते हैं बैस्केक्टोमी कहते हैं। क्या कहते हैं? बैस्केक्टोमी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलते हैं बहन। अगला क्वेश्चन क्या दिया? क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 को पढ़िए। निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन
ना के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है? तो कौन सा हार्मोन तैयार करता है भाई? क्या ऑक्सीटोसिन तैयार करता है, प्रोलैक्टिन तैयार करता है, प्रोजेस्टेरॉन तैयार करता है, या थायरोट्रोपिन तैयार करता है? तो कौन सा तैयार करता है भाई? निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है? तो कौन सा हार्मोन तैयार करता है भाई? 48 नंबर क्वेश्चन का सभी बहने कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 48 का बताइए। संगीता पटेल जी, अगर आप हमारी क्लास में आई हैं बहन, अगर आप कहीं चली गई हैं तो कोई बात नहीं, अगर आई हैं तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रियंका साहनी जी आप बता दीजिए। वंदना राजभर जी, शांति वाजपेयी जी, आप तो क्लास में है कि आप भी चली गई हैं? सीमा देवी जी बहन आपका भी पता नहीं चल रहा है। विक्रम जायसवाल जी, चंद्रकला देवी जी बहन आप क्लास में एब्सेंट अब तो नहीं हो रही है, ठीक है, अच्छी बात है, डेली क्लास लेते रहिए बहन, आप पढ़ने में बहुत अच्छी हैं बहन, आप क्यों नहीं हमारी बात को मानती हैं? डेली क्लास को पढ़िए। बीबा जी, पुष्पाचार्य, बीबा जी बहन इस क्वेश्चन को लगाइए। तो आप तो आई होंगी, आपको हमको लग रहा है कि आप आई होंगी पढ़ने। रंजना राजभर, नेहा तिवारी, नीतू कुमारी, रध्या पंडित, कनिका चौहान सभी बहने हैं हमारे साथ। बताइए भाई। रूपा विश्वकर्मा जी, प्रीति कुमारी जी, रश्मि सोम जी, आप लोग बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा बहन? जल्दी से जल्द आप लोग कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 48 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर, हमको तो लग रहा है कि सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रोजेस्ट्रान हो जाएगा ना, प्रोजेस्टेरान हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा ना। क्वेश्चन क्या पूछा है कि निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है? तो कौन सा हार्मोन तैयार करता है भाई? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन तैयार करता है। अगले क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 49 गर्भाशय बुंब के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? तो गर्भाशय बुंब के लिए वैकल्पिक शब्द पूछा है यहाँ पे। तो वैकल्पिक शब्द क्या है? क्या यूटरस होगा, यूरेटर होगा, वजाइना होगा, या वल्वा होगा? राइट आंसर क्या होगा? गर्भाशय बुंब पूछा है ना। गर्भाशय बुंब के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? तो गर्भाशय बुंब के लिए जो वैकल्पिक शब्द है यूटरस है। क्या है? यूटरस। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो गलत नहीं हुआ है, किसी भी बहन का तो गलत नहीं हुआ होगा भाई, नहीं गलत होना चाहिए बहन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 हम लोग कर लिए। क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 को पढ़िए, क्या पूछा है बहन? क्वेश्चन नंबर 50 को पढ़िए, क्या पूछा है कि पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्र संयोजी उत्तरदायी है? कौन सा संयोजन उत्तरदायी है भाई? पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्रीय संयोजन उत्तरदायी है? तो कौन सा गुणसूत्रीय उत्तरदायी है भाई? क्या एक्स ओ है, एक्स 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 है, या एक्स एक्स है, या एक्स वाई है? तो कौन सा है भाई? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन होगा। 50 नंबर तो किसी भी बॉन का गलत नहीं होना चाहिए। राइट आंसर होगा बॉन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन चलिए बहन। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 को पढ़िए, क्या पूछा है बहन? क्वेश्चन नंबर 51 हमारा पूछ रहा है कि शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है भाई? क्या पिट्यूटरी को, या थाइपस को, या तिल्ली को, या बूनर ग्रंथि को? तो किसको कहा जाता है भाई? शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? मैं शायद आप लोगों को याद आ रहा होगा, तो मैं ये आप लोगों को होमवर्क में एक बार क्वेश्चन दे चुका हूँ। 51 नंबर क्वेश्चन का सभी बहने कमेंट कर दें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहन ऑप्शन नंबर ए, पिट्यूटरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पिट्यूटरी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलिए बहन। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 को पढ़िए। इंसुलिन निम्नलिखित में से मनुष्य के किस अंग से निकलता है? इंसुलिन निम्नलिखित में से मनुष्य के किस अंग से निकलता है? तो किस अंग से निकलता है? क्या पैंक्रियाज से, पिट्यूटरी ग्लैंड से, या गाल ब्लेडर से, या लीवर से? तो इंसुलिन निम्नलिखित में से मनुष्य के किस अंग से निकलता है? तो किस अंग से निकलता है भाई? 52 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो 52 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, पैनक्रियाज से। किससे? पैनक्रियाज से। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 को पढ़िए। लैंगर हंस के द्वीप जो इंसुलिन का स्राव करते हैं स्थित होते हैं, तो कहाँ स्थित होते हैं? क्या तिल्ली में, मस्तिष्क में, जनद में, या अग्नाशय में? तो लैंगर हैंस के द्वीप जो इंसुलिन का स्राव करते हैं वो स्थित होते हैं। तो कहाँ स्थित होते हैं भाई? 53 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो अग्नाशय में स्थित होते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। 53 नंबर के बाद 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। मनुष्य की आंखों की स्वस्थता क्रियाशीलता कौन सा विटामिन बढ़ाता है? मनुष्यों, सॉरी क्वेश्चन आप लोग नहीं देख पाई। क्वेश्चन क्या पूछा है बहन? क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि मनुष्यों की आंखों की स्वस्थ
क्रियाशीलता कौन सी विटामिन बढ़ाता है? तो कौन सी विटामिन बढ़ाता है भाई? क्या विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ए? जल्द से जल्द आप लोग कमेंट कीजिए। शांति वाजपेयी जी, विक्रम जायसवाल जी, चंद्रकला देवी जी, अर्चना प्रजापति, बीबा जी, सीमा देवी जी, पुष्पाचार्य, रंजना राजभर, नेहा तिवारी, नीतू कुमारी, रश्मि सोम जी, प्रियंका साहनी, रूपा विश्वकर्मा, प्रीति कुमारी जी, राहुल कुमार माठो, शिवम जी, शुभम नाथ, सहीना परवीन, पूनम जी, प्रियंका जी, सभी बहनें कमेंट करते हैं। आरती देवी जी कमेंट कीजिए। बताइए सीमा देवी जी, अगर आप क्लास में हैं तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? कमेंट कीजिए सीमा देवी जी, जल्द से जल्द आप कमेंट कर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? मनुष्य की आंखों की स्वस्थ क्रियाशीलता कौन सी विटामिन बढ़ाता है? तो कौन सी विटामिन बढ़ाता है भाई? 54 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो बढ़ाता है विटामिन ए। कौन सा बढ़ाता है? विटामिन ए। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा बॉन। ठीक, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन चलते हैं बॉन, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 को पढ़िए। रतौंधी निम्नलिखित के कारण होती है। रतौंधी निम्नलिखित के कारण होती है। तो एड्रीनेलिन के अधिक स्राव से, विटामिन ए की कमी से, एक्स क्रोमोसोम द्वारा वंशानुक्रम से, या अधिक शराब पीने से। तो रतौंधी निम्नलिखित के कारण होती है। तो रतौंधी किसके कारण होती है? क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि रतौंधी निम्नलिखित के कारण होती है। तो इस ऑप्शन में बता दीजिए कि रतौंधी किसके कारण होती है। क्या एड्रीनेलिन के अधिक स्राव से? नहीं, हमको तो लग रहा है कि विटामिन ए की कमी हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पे देखिए, अभी आप लोग क्वेश्चन ऊपर पढ़िए, क्वेश्चन उसी तरह वही पूछा है कि मनुष्य की आंखों की स्वस्थ क्रियाशीलता कौन सी विटामिन बढ़ाता है? तो स्वस्थ क्रियाशीलता विटामिन ए बढ़ा रहा है। तो जब इसकी कमी हो जाएगी तो ये तो दिक्कत भी करेगा, रतौंधी की प्रॉब्लम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? 55 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 55 नंबर का राइट आंसर होगा वन ऑप्शन नंबर बी, विटामिन ए की कमी हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? विटामिन ए की कमी। यहाँ पे राइट आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 56 यानी 56 पढ़िए। एस्टिगमेटिज्म एक बीमारी है। कौन? कानों की, आंखों की, नाक की या गले की? एस्टिगमेटिज्म एक बीमारी है। तो एस्टिगमेटिज्म जो है एक बीमारी है। तो किसकी बीमारी है? कानों की है, आंखों की है, नाक की है या गले की है? तो एस्टिगमेटिज्म एक बीमारी है। तो किसकी बीमारी? आंखों की बीमारी है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मैं आप लोगों का वही आई वाला क्वेश्चन चैप्टर खोला था, उसी से तीनों चारों क्वेश्चन मैं तैयार कर लिया वहीं से ना। ये 3-4 क्वेश्चन आप लोगों के छूट रहे थे, जैसे 54 नंबर का, 55 नंबर का, 56 नंबर का, सब ये आंखों की बीमारी से था। इसलिए मैं आप लोगों का एक क्लियर कर दिया हूँ। और कुछ छूटा होगा तो मैं देख करके क्लियर करा दूंगा। इससे निश्चिंत रहिएगा, सारे 38 टॉपिक को मैं टच करते हुए चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 57, मलेरिया रोग प्रभावित करता है। तो किसको करता है? हृदय को, फेफड़ों को, प्लीहा को या वृक्क को? तो किसको प्रभावित करता है भाई? मलेरिया रोग प्रभावित करता है। तो किसको प्रभावित करता है? तो ये करता है प्लीहा को। किसको? प्लीहा को। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 57 हो गया। क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 को पढ़िए, क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 58। कोई हम लोग ऐसा तो नहीं ना कि बहुत फास्ट चल रहे हैं, बहुत फास्ट तो हमको लग रहा है नहीं चल रहे हैं। अब खूब आराम से चलेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। समय कम है, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने की आप लोग कोशिश कीजिए। 47 मिनट हम लोग को हो चुका है पढ़ते वक्त इस समय, और 58 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग हैं। क्या पूछा है कि डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग ग्रस्त होता है? तो कौन सा अंग ग्रस्त होता है भाई? क्या गला, आंख, यकृत या अग्नाशय? तो डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग ग्रस्त होता है? तो डिप्थीरिया रोग से गला अंग जो है वो ग्रस्त होता है। इसलिए राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 को थोड़ा कीजिए आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 59 को कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबुलिन अति संवेदनशील अभिक्रियाओं जैसे एक की एलर्जी, अस्थमा आदि में योगदान देता है? तो कौन है भाई? क्या इम्यूनोग्लोबुलिन है, MIgM है, या इम्यूनोग्लोबिन IgD है, या इम्यूनोग्लोबुलिन GIgG है, या इम्यूनोग्लोबुलिन IgE है? तो राइट आंसर क्या होगा? अब आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बताइए तो। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबुलिन अति संवेदनशील अभिक्रियाएं जैसे कि एलर्जी, अस्थमा आदि में योगदान देता है? तो इसमें राइट आंसर क्या होगा बताइए। 59 नंबर का राइट आंसर क्या होगा भाई? तो इसमें तो यही ना होगा, इम्यूनोग्लोबुलिन IgE। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। अब तो आप लोगों को पता हो गया। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। एसेप्सिस का अर्थ है। तो एसेप्सिस का अर्थ क्या है? क्या इन्फेक्शन रहित है, शोरगुल रहित है, चिंता रहित है, या दर्द रहित है? तो एसेप्सिस का अर्थ क्या है?
बताइए एसेप्सिस का अर्थ क्या है भाई? तो एसेप्सिस का जो अर्थ है इन्फेक्शन रहित है। क्या है? इन्फेक्शन रहित। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 को पढ़िए, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबिन में मैक्रो मैक्रोग्लोब्यूलिन भी कहलाता है एवं प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया शुरू करने में भाग लेता है? तो कौन है भाई? इम्यूनोग्लोबिन एम आईजीएम है, इम्यूनोग्लोबिन ए आईजीए है, इम्यूनोग्लोबिन जी आईजी है, इम्यूनो ग्लोब्यूलिन DIGD है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 61 पूछा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोब्यूलिन मैक्रोग्लोब्यूलिन भी कहलाता है एवं प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया शुरू करने में भाग लेता है? तो क्या कहलाता है भाई? 61 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे पहले ही हमारा राइट आंसर दिख रहा है आप लोगों को, तो इम्यूनोग्लोब्यूलिन MIGM होगा। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। बताइए तो विभाजी बहन गलत तो नहीं हुआ? शांति वाजपेयी जी आप भी कमेंट कीजिए, संगीता पटेल जी अगर आप हैं क्लास में तो आप भी कमेंट कीजिए, सीमा देवी जी, सभी बहनें कमेंट करें। 61 नंबर क्वेश्चन किसका किसका गलत हुआ, किसका किसका सही हुआ, सभी लोग कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 61 ईमानदारी पूर्वक सभी बहनें करेंगी। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 को पढ़िए। डॉक्टर द्वारा लिखे निर्देशों में एक नर्स को कौन सा निर्देश सबसे पहले पूरा करना चाहिए? ये क्वेश्चन शायद एक बार मैं आप लोगों को करा चुका हूं बहन। यह क्वेश्चन या तो 2 महीने पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराया हूं, 2-2.5 महीने पहले ना। शायद इस क्वेश्चन को उनका डाउट था। क्या कहते हैं भाई, संगीता पटेल जी हमारी एक बहन थी ना, संगीता पटेल जी एक बहन थी, वो क्या करती थी कि उनको एक क्वेश्चन को डाउट था। वो उनका कहने का मतलब था, पहले क्वेश्चन को पढ़िए। डॉक्टर द्वारा लिखे निर्देशों में एक नर्स को कौन सा निर्देश सबसे पहले पूरा करना चाहिए? ऑप्शन दिया इंजेक्शन सिप्टोक्सिम आई न 1 ग्राम न IVBD देना है, इंजेक्शन रेटेक्ट 1 ml IVTDS देना है, और टैबलेट पैरासीटामॉल 600 mg ना 1 टैबलेट TDS देना है, और ऑक्सीजन देना है। तो आप इसका राइट आंसर क्या होगा? पहले क्वेश्चन को समझिए बहन। क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि डॉक्टर द्वारा लिखे निर्देशों में, यानी कोई डॉक्टर लिखा है उसके निर्देशों में एक नर्स है, मान लीजिए कि आप ही एक नर्स है, को कौन सा निर्देश सबसे पहले पूरा करना चाहिए ना। तो इसमें कौन सा निर्देश है जो सबसे पहले पूरा कर देना चाहिए? तो देखिए आप उसको देना क्या है, पेशेंट कोई है, यहाँ पे एक पेशेंट है, ठीक। अब इसको डॉक्टर लिख क्या दिया कि इंजेक्शन दीजिए जो सिप्टेक्सिम है, एक इंजेक्शन देना है जो सिप्टेक्सिम है, और 1 ग्राम देना है, IV देना है, और BD देना है, यानी कि सुबह शाम देना है, ठीक। और देखिए इंजेक्शन राइटेक्ट देना है, 1 ml देना है, IV देना है, ठीक ना, और TDS देना है, यानी कि 3 टाइम देना है इसको, ठीक। और क्या दिया है यहाँ पे? सी दिया कि टैबलेट पैरासीटामॉल देना है जो कि 600 mg देना है, और 1 टैबलेट देना है, और TDS देना है, इसको भी 3 टाइम देना है, और ऑक्सीजन देना है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आप लोग लगाएंगे जो सबसे सुटेबल होगा ना? तो देखिए इसमें तो आप इंजेक्शन भी दे सकती हैं पहले, इसका रेटेक इंजेक्शन जो है इसको भी दे सकती हैं, टैबलेट भी दे सकती हैं, लेकिन जो सबसे सुटेबल होगा, डॉक्टर लिखा है तो उसके निर्देश पर क्या करना चाहिए, यानी डॉक्टर लिखा है कि उसका कंडीशन कैसा है, डॉक्टर लिख दिया है कि उसको ऑक्सीजन दीजिए, यानी कि उसको ऑक्सीजन की जरूरत है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। कुछ बहनों का उस समय जब मैं क्वेश्चन कराया था तो कोई बहने क्या कहते हैं ऑप्शन नंबर ए लगाई थी, तो कोई बहन ऑप्शन नंबर बी लगाई थी ना। किसी का ऑक्सीजन वाला ऑप्शन नहीं लगा था। ऑक्सीजन आपको देना है, जब ये 4 ऑप्शन दे दिए गए, इस चारों ऑप्शन में से सबसे पहले आप काम कौन सा करेंगे? तो पहले उसको आप दीजिए कि ये उसको ऑक्सीजन की जरूरत है, उसको ऑक्सीजन दीजिए, सब काम करती रहेंगी, और बाद में आप ऑक्सीजन देंगी तो पेशेंट की हालत और खराब हो सकती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा, ठीक ना। आप कुछ लोगों का कहना होगा कि सर हम लोग तो गूगल पे सर्च कर रहे हैं, तो यहाँ देख रहे हैं, वहाँ देख रहे हैं, तो ऑक्सीजन दे ही नहीं रहा है, तो आप लोग तो कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ इसको ऑक्सीजन लगा करके आइएगा, ये सही हो जाएगा, ठीक ना। इस बात को मानिएगा। एक बार ये हमसे पूछी थी संगीता पटेल जी बन के, सर इसमें तो पेशेंट के अकॉर्डिंग लगेगा ना, तो पेशेंट के अकॉर्डिंग तो लगेगा, तो क्या आप पेशेंट को यहाँ पास में रखिए, आपको तो इस ऑप्शन के थ्रू लगाना है ना। आप एग्जाम हॉल में हैं, आप एग्जाम हॉल में इसमें कौन सा ऑप्शन लगाएंगे बताइए? आपसे एग्जाम लिया जा रहा है तो आप एग्जाम हॉल में कौन सा ऑप्शन इसमें दे सकते हैं कि जो सबसे सूटेबल हो? तो इसमें तो हमको लग रहा है कि ऑप्शन नंबर डी सही होना चाहिए। अगर आप लोगों को इसमें डाउट होगा तो कमेंट करिएगा, सभी बहने कमेंट कीजिएगा, ठीक ना। ये डाउट वाला क्वेश्चन था एक बार संगीता पटेल जी का,
तो हमारी बहन का, तो उनका जब ये डाउट वाला था तो मैं सोचा कि इसको करा दूं, शायद उनको भूल गई होंगी या उनको याद होगा कि नहीं याद होगा, अब तुमको पता नहीं, वो बताती रहती तब तक। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं अगर इसमें आप लोगों को डाउट होगा बहन क्वेश्चन नंबर 62 में, तो हमको कमेंट कीजिएगा कि सर नहीं डाउट है। डाउट नहीं होना चाहिए बहन, सबसे पहले हम लोग ऑक्सीजन देंगे, ठीक ना। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं बहन। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 63। निम्न में से कौन से परीक्षण का उपयोग स्कारलेट ज्वर के विरुद्ध टीकाकरण की आवश्यकता का पता लगाने हेतु किया जाता है? क्या सीक परीक्षण, मेंटाक्स परीक्षण, डीक परीक्षण या एलिसा परीक्षण? तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। 63 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, निम्न में से कौन से परीक्षण का उपयोग स्कारलेट ज्वर के विरुद्ध टीकाकरण की आवश्यकता का पता लगाने हेतु किया जाता है? तो कब किया जाता है भाई? 63 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो इसमें हो जाएगा राइट आंसर होगा मेंटाक्स परीक्षण होगा। क्या होगा, मेंटाक्स परीक्षण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कैसे होगा मेंटाक्स परीक्षण, कैसे होगा भाई मेंटाक्स परीक्षण? तो हमको लग रहा है कि नहीं होगा 63 नंबर का। रुकिए क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए बहन। निम्न में से कौन से परीक्षण का उपयोग स्कारलेट ज्वर के विरुद्ध टीकाकरण की आवश्यकता का पता लगाने हेतु किया जाता है? ठीक, ऑप्शन दिया है सीक परीक्षण, मेंटाक्स परीक्षण, डीक परीक्षण, एलिसा परीक्षण। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें भाई, इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें देखिए सीक परीक्षण तो नहीं होगा, मेंटाक्स परीक्षण भी नहीं होगा, एलिसा परीक्षण नहीं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या दिया, बी दिया है ना, डीक परीक्षण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डीक परीक्षण। ठीक, राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, ये डीक परीक्षण होगा, ठीक ना। चलिए अगले क्वेश्चन चलते। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट कर दीजिएगा आप लोग, कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट कीजिएगा, लेकिन कंफ्यूजन नहीं होना, इसका डीक परीक्षण ही होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 को पढ़िए। निम्न में से किस कोटर गुहा ना, किस कोटर गुहा या छिद्र में बूंद बूंद द्रव्य औषधि डालने की विधि को कहते हैं ना? तो बूंद बूंद डालने की द्रव्य औषधि को क्या कहते हैं, विधि को? क्या निवेशन कहते हैं, अंतवर्मन कहते हैं, निरोपण कहते हैं या आरोपण कहते हैं? तो क्या कहते हैं भाई? 64 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सभी बहने कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 64, निम्न में से किस कोटार गुहा या छिद्र में बूंद बूंद द्रव्य औषधि डालने की विधि को कहते हैं? तो क्या कहते हैं भाई? तो इसको कहते हैं क्या, अनवर्तमन कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतवर्मन कहते हैं ना, अंतवर्मन। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। मुंह से तापमान लेने के लिए थर्मामीटर को मुंह में कितने समय तक रखना चाहिए? बताइए इस क्वेश्चन को। मुंह से तापमान लेने के लिए थर्मामीटर को मुंह में कितने समय तक रखना चाहिए? क्या 4 मिनट तक, 10 मिनट तक, 2 मिनट तक या 7 मिनट तक? तो कितने मिनट तक रखना चाहिए भाई, बताइए जल्दी से, कितने मिनट तक इसको रखना चाहिए? 65 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए 65 नंबर का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बताइए। ऑप्शन नंबर ये 10 मिनट होगा। 10 मिनट कैसे होगा, 10 मिनट तो बहुत अधिक रखते हैं डॉक्टर, हो जाएगा ना तब। तो इसमें क्या हो सकता है बताइए, मुंह से तापमान लेने के लिए थर्मामीटर को मुंह में कितने समय तक रखना चाहिए ना? तो कितने, 2 मिनट तक रखना चाहिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 मिनट तक रखना चाहिए ना। 2 मिनट होगा कि 4 मिनट होगा? देखिए 10 मिनट और 7 मिनट तो नहीं होगा। इसमें ऑप्शन में आप लोगों को बताना है कि एक ऑप्शन ए दिया है 4 मिनट, एक ऑप्शन दिया है बी 2 मिनट। तो कितना समय तक रखना चाहिए बताइए जल्दी से आप लोग। आप लोगों को अगर आ रहा है क्वेश्चन तो इसको कमेंट कर दीजिए। तो हमको तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी लगाइए, राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा ना। इसको ऑप्शन नंबर बी 100% लेके चलिए। हमको तो लग रहा है ऑप्शन नंबर बी होगा भाई, लग क्या रहा है, होबे करेगा ये ना। मुंह से तापमान लेने के लिए थर्मामीटर को मुंह में कितने समय तक रखना चाहिए? तो 2 मिनट तक रखना चाहिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एकदम एक्यूरेट सत्य है। चलिए ना, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है, इसको कंफ्यूज नहीं होना है। आप लोगों ने एकदम एक्यूरेट मान के चलेगा कि 2 मिनट होगा, आ जाएगा एग्जाम हॉल में तो लगा के आइएगा 2 मिनट, एकदम याद कर लीजिए। मुंह से तापमान लेने के लिए थर्मामीटर को मुंह में कितने समय तक रखना चाहिए? तो 2 मिनट तक रखना चाहिए, ठीक ना। कोई भी ऑप्शन दिया रहे उसमें अगर 2 मिनट दे दिया तो उसी को लगा के आइएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 हो गया हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 66 पे चलते हैं बहन। क्वेश्चन नंबर 66 हमारा क्या दिया है, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66 यानी क्वेश्चन नंबर 66। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 66 को। निम्न में से किस बीमारी को WHO ने दुनिया से संपूर्ण उन्मूलित घोषित किया?
तो किसको किया है? पोलियो को, खसरा को, चेचक को, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा? 66 नंबर का सभी बने कमेंट करें। मैं यह क्वेश्चन करा चुका हूं और क्वेश्चन किस तरह से, तीसरी बार क्वेश्चन मैं तीसरी तरह से लेकर के आया हूं, आप लोगों को कर देना चाहिए। मैं आप लोगों को बताया था कि जब पूछेगा कि WHO ने दुनिया में से संपूर्ण उन्मूलन घोषित किया है, तो किसको घोषित किया है भाई? किस बीमारी को घोषित किया है? बताइए जल्दी से। क्या पोलियो को, खसरा को, चेचक को, या उपरोक्त में से कोई नहीं? बताइए। ऑप्शन ऐसा दिया है कि आप लोग चेचक भी लगा सकती हैं, ऐसा लगेगा आप लोगों को कि चेचक सही होगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हमारे तरफ से चेचक नहीं है। आप लोग लगाइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा? चेचक होगा कि खसरा होगा? आप बताइए क्या होगा? खसरा होगा कि चेचक होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। अभी आप लोग पढ़ी हैं, मैं बताया हूँ इस क्वेश्चन को, कंफ्यूज हो रही हैं आप लोग। बताइए, पोलियो होगा, खसरा होगा, चेचक होगा, या उपरोक्त में से कोई नहीं होगा? 66 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बताइए। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, बंदर राज, शांति वाजपेयी, सभी लोग आप लोग क्लास में थी। कब कराया था? मैं जब एक बार शादी में जा रहा था, कुछ समय पहले जा रहा था, तो 2 दिन पहले उसके मैं क्वेश्चन करा दिया था, समझा दिया था आप लोगों को कि इस तरह से पूछ सकता है। अरे भाई, इतना आप लोग समझ लेंगे, जो क्वेश्चन कराया गया है, समझाया गया है कि किस तरह से घुमा के पूछ सकता है, उसको भी आप लोग कर रहे हैं, तो इसका तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा भाई, चेचक होगा। क्या होगा? चेचक होगा ना। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 को पढ़िए। सबसे कम तापमान जो बैक्टीरिया को नष्ट कर सकता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? थर्मल डेथ पॉइंट। ऑप्शन ए दिया है, सी वाला दिया है, ए व बी दोनों। ऑप्शन बी दिया है कूलिंग डेथ पॉइंट। ऑप्शन डी दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? आप लोग बता दीजिए। सबसे कम तापमान जो बैक्टीरिया को नष्ट कर सकता है उसे कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं भाई? जल्दी से आप लोग बता दीजिए, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं थर्मल डेथ पॉइंट कहते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे क्या दिया है? घ दिया है, देखिए घ दिया है, साहब ने घर टाइप कर दिया है। ठीक, यहाँ पे राइट आंसर होगा, मान लीजिए इसको ए मान के चलिए कि राइट आंसर यहाँ पे ए होगा। ठीक, इसको ए मान लीजिए, राइट आंसर होगा यहाँ पे ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 यानी कि 68। क्वेश्चन नंबर 68 को पढ़िए। विकृत में मुख्यतया अंगों के इस प्रकार के परिवर्तन पर जोर दिया जाता है, तो किस प्रकार के परिवर्तन पर जोर दिया जाता है भाई? क्या रचनात्मक पर, कार्यात्मक पर, स्वरूपात्मक पर, या दोनों, ए व बी दोनों पर? तो विकृत में मुख्यतया अंगों के इस प्रकार के परिवर्तन पर जोर दिया जाता है, तो किस प्रकार के अंगों पर जोर दिया जाता है भाई? बताइए जल्दी से। किस प्रकार के अंगों पर जोर दिया जाता है? देखिए, तो रचनात्मक पर भी जोर दिया जाता है, कार्यात्मक पर भी जोर दिया जाता है, लेकिन ये स्वरूपात्मक पर जोर नहीं दिया जाता है। जब 2 ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहे हैं, तो यहाँ पे डी वाला भी पढ़िए, क्या दिया? ए व बी दोनों। तो ए व बी क्या हो जाएगा? देखिए, ए व बी दोनों कैसे, सी वाला कैसे होगा? देखिए, रचनात्मक, स्वपुरात्मक। विकृत में मुख्यतः अंगों के इस प्रकार के परिवर्तन पर जोर दिया जाता है, तो रचनात्मक तो होगा, कार्यात्मक होगा कि स्वरूपात्मक होगा? बताइए, स्वरूपात्मक होगा? बताइए, देखिए तो इसमें देखिए पहले, ए व डी वाला होगा तो रचनात्मक हो जाएगा। ठीक, रचनात्मक भी होगा। स्वरूपात्मक होगा कि कार्यात्मक होगा भाई? स्वरूपात्मक होगा ना, स्वरूपात्मक होगा। क्या होगा? स्वरूपात्मक भी हो जाएगा। देखिए, 2 ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहे हैं ना, रचनात्मक होगा और स्वरूपात्मक होगा। विकृत में पूछ क्या रहा है कि विकृत में मुख्यतः अंगों के इस प्रकार के परिवर्तन पर जोर दिया जाता है, तो इस प्रकार के परिवर्तन पर जोर दिया जाता है, तो रचनात्मक तो होगा। मुख्यतः अंगों के इस प्रकार के परिवर्तन, अंगों के परिवर्तन पे पूछ रहा है ना, अंगों के परिवर्तन पे पूछ रहा है, तो अंगों के इस प्रकार के परिवर्तन पर जोर दिया जाता है। तो देखिए, विकृति मुख्यतः अंगों के इस प्रकार के परिवर्तन पर जोर देता है, रचनात्मक परिवर्तन पर जोर देता है, एक स्वरूपात्मक पर जोर देगा, लेकिन कार्यात्मक नहीं होगा यहाँ पे, तो कार्यात्मक काट दीजिए। जब सी कट गया यहाँ पे, तो ए और बी दोनों सही हो रहे हैं, तो यहाँ पे ए और बी दिया भी है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी होगा, इसको 100% लेकर चलिए, सही होगा। ठीक ना, ये नहीं सोचिएगा कि सर कि कैसे बता रहे थे, गलत हो गया, ये हो गया। इसमें राइट आंसर होगा, ए वाला भी होगा, बी वाला भी होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। ठीक ना, जाके मिलाना होगा तो बुक में खोज के देख के मिला लीजिएगा, लेकिन यहाँ से सही होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 यानी 69। एक रासायनिक पदार्थ जो कि बैक्टीरिया की वृद्धि को रोक
है कहलाता है। तो क्या कहलाता है? एक रासायनिक पदार्थ जो बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है? डिसइंफेक्टेंट, बैक्टीरियोसाइड, बैक्टीरियोस्टेटिक या स्टाइरेलेंट। राइट आंसर क्या होगा? एक रासायनिक पदार्थ जो कि बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है भाई? बताइए जल्दी से। तो क्या कहलाता है? तो एक कहलाता है बैक्टीरियोस्टेटिक कहलाता है। क्या कहलाता है? बैक्टीरियोस्टेटिक कहलाता है। हमारा राइट आंसर क्या क्या दिया? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी दिया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी होगा ना? बी होगा ना? बी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 हो गया। क्वेश्चन नंबर 70 पे चलिए पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 70 को क्या पूछा है? एक नवजात शिशु श्वसन डिप्रेशन के लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। उसकी माता को प्रसव के तुरंत पहले पेमेरिडिन हाइड्रोक्लोराइड दी गई थी। इस नवजात को उपचारित करने के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है। तो किसकी चॉइस है ड्रग ऑफ चॉइस की भाई? बीटामेथासोन की, नेलोक्चान की, विटामिन के की या फेनिटोइन की। तो राइट आंसर क्या होगा भाई? जल्दी से जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। तो सभी बहने कमेंट कर दें। इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? सभी बहने कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 क्या पूछा है बहन? क्वेश्चन नंबर 70 पूछ रहा है कि एक नवजात शिशु श्वसन डिप्रेशन के लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। उसकी माता को प्रसव के से तुरंत पहले पेमेरिडिन हाइड्रोक्लोराइड दी गई थी। इस नवजात को उपचारित करने के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है। तो कौन सी ड्रग्स ऑफ चॉइस है भाई? कौन सी ड्रग्स ऑफ चॉइस होगी? बताइए जल्दी से। तो इसमें हो जाएगा नेलोक्जान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेलोक्जान। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 को पढ़िए। छात्र द्वारा किसी बीमारी के संकेतों तथा लक्षणों को याद रखने की क्षमता इनमें से किससे संबंध है? तो किससे संबंधित है? क्या प्रभावित डेमोन कार्यक्षेत्र से, संज्ञानात्मक कार्यक्षेत्र से, मन प्रेरक कार्यक्षेत्र से, प्राप्त कार्यक्षेत्र से? तो राइट आंसर क्या होगा? 71 नंबर का सभी बहने कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 71 पूछ क्या रहा है कि छात्र द्वारा किसी बीमारी के संकेतों तथा लक्षणों को याद रखने की क्षमता इनमें से किससे से संबंधित है? तो इस संज्ञानात्मक कार्यक्षेत्र से संबंधित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा भाई। हमारा राइट आंसर संज्ञानात्मक कार्यक्षेत्र होगा। ठीक ना? क्या हो जाएगा? संज्ञानात्मक कार्यक्षेत्र। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72। रिनार ना लैक्टेट विलियन की शक्ति प्रदाता है। रीनार लैक्टेट विलियन की शक्ति प्रदाता है। तो कौन है? संबलय है, नार्मोटानिक है, या अल्पवध्य है, या उच्चवलित है? तो राइट आंसर क्या होगा बताइए? रीनार लैक्टेट विलियन की शक्ति प्रदाता है। तो कौन प्रदाता है भाई? बताइए जल्दी से। 72 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे होगा नार्मोटानिक होगा। क्या होगा? नार्मोटानिक। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए। क्वेश्चन नंबर 73 पूछा क्या है कि सबसे सामान्य प्रकार का मनोभ्रम इनमें से कौन है? क्या पिक रोग है, पार्किंसन रोग है, या अल्जाइमर रोग है, या टिक रोग है? सबसे सामान्य प्रकार का मनोभ्रम इनमें से कौन है? तो सबसे सामान्य प्रकार का मनोभ्रम कौन सा है भाई? तो सबसे सामान्य प्रकार का मनोभ्रम जो है अल्जाइमर रोग है। क्या है? अल्जाइमर रोग। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे सामान्य प्रकार का मनोभ्रम इनमें से कौन है? तो सबसे सामान्य प्रकार का मनोभ्रम जो है अल्जाइमर रोग है। राइट आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलिए भाई। क्वेश्चन नंबर 73 हो गया। क्वेश्चन नंबर 74 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 क्या दिया? देखिए भाई हम लोग के पास समय कम है। एक डेढ़ घंटे में इस क्लास को खत्म करना था। अभी हम लोग के पास 1 घंटे 7 मिनट हो गए ना। तो इसको जल्द से जल्द हम लोग को खत्म कर लेना चाहिए 22-23 मिनट के अंदर। क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 24 पढ़िए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की नर्स हाल में चिन्हित मधुमेह रोगी को औषधि उपचार के जरिए किस अवस्था के उपचार संबंधी उद्देश्य को रेखांकित करती है? तो किसको करती है बताइए? हाइपोग्लाइसेमिया का, हाइपरग्लाइसीमिया का, या हाइपाकैलेसीमिया का, या हाइपरबाइलिरुबिनीमिया का? राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए भाई। तो जल्द से जल्द सभी बहने कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 74 पूछा क्या है? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की नर्स हाल ही में चिन्हित मधुमेह रोगी को औषधि उपचार के जरिए किस अवस्था के उपचार संबंधी उद्देश्यों को रेखांकित करती है? तो
किस उपचार संबंधित अवस्था रेखा को करेगी भाई, संबंधित करेगी? बताइए जल्दी से। 74 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? 74 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई? तो यहाँ पे होगा हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइपरग्लाइसीमिया राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 75। टीका के विभिन्न प्रकार में पोलियो ताप के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील टीका है, अतः इसे किस तापमान पर संचित करना चाहिए? तो किस तापमान पर संचित करना चाहिए? -0 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री सेल्सियस या 10 डिग्री सेल्सियस या 30 डिग्री सेल्सियस? इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? टीका के विभिन्न प्रकार में पोलियो ताप के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील टीका है, अतः इसे किस तापमान पर संचित करना चाहिए? तो किस तापमान पे संचित करना चाहिए भाई? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो -20 डिग्री सेल्सियस होगा क्या? ऑप्शन नंबर, हमको तो लग रहा है यहाँ पे -20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। बच्चों में प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का प्रथम संकेतक है। बच्चों में प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का प्रथम संकेतक है। तो प्रथम संकेतक क्या होगा? क्या उम्र के हिसाब से अधिक भार होगा, कमजोर तथा आलसी बच्चे, उम्र के अनुसार कम भार, या बच्चे का औसत से कम आहार लेना? राइट आंसर क्या होगा? सभी बहने कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 76 यानी 76। बच्चों में प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का प्रथम संकेतक है। तो प्रथम संकेतक पूछ रहा है ना, तो प्रथम संकेतक क्या हो जाएगा? उम्र के अनुसार कम भार। क्या हो जाएगा? उम्र के अनुसार कम भार। इसका क्या होगा कि बच्चों में प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का प्रथम संकेतक होगा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन या ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 यानी 77। विटामिन ए की कमी से इनमें से कौन सा रोग हो सकता है? क्या बेरी बेरी हो सकता है, बिटॉक्स धब्बे हो सकता है, स्कर्वी हो सकता है, या लेंस पष्ट तंतु विकास हो सकता है? राइट आंसर क्या होगा? विटामिन ए की कमी से इनमें से कौन सा रोग हो सकता है? तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो सकता है भाई? तो बिटाट्स धब्बे हो सकता है। क्या हो सकता है? बिटाट्स धब्बे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। इसको इंपॉर्टेंट में लेके चलिएगा सभी बहन। यह किसका किसका गलत हुआ सभी बहने कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 77। आप लोग तो किसको जानती थी विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, लेकिन यहाँ पे कौन सा रोग दूसरा दे दिया है, बिटाट धब्बे। क्या हो जाएगा? बिटाट्स धब्बे। राइट आंसर होगा बहन ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए, 77 नंबर क्वेश्चन हम लोग कर लिए। क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 78 को पढ़िए। आईसीडीएस का पूर्ण रूप है। तो आईसीडीएस का पूर्ण रूप क्या है? क्या इंडियन चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है, इंटरनल कमेटी ऑफ डेवलपमेंट स्कीम है, इंटरनेशनल चिल्ड्रेन डेवलपमेंट स्कीम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस? राइट आंसर क्या होगा? सभी माने कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 78। आईसीडीएस का संपूर्ण रूप है। तो आईसीडीएस का पूर्ण रूप क्या है भाई? तो आईसीडीएस का पूर्ण रूप है इंटीग्रेट चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन में चलिए, क्वेश्चन नंबर 79। एक रोगी जिसे कई एंटीनाइप्लास्टिक एजेंट के साथ कीमोथेरेपी दी जा रही है, कीमोथेरेपी का दुष्परिणाम हो सकता है। क्या धीमी लचकदार बोली, या सीबीसी में श्वेत रक्त कणिकाओं की बढ़ी हुई मात्रा? ऑप्शन सी दिया है जिंजीवाइटिस तथा मुख कैंसर का खतरा। ऑप्शन डी दिया है साइनिस डिस्रिथमिया ब्रैडिकार्डिया। क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा बताइए। क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक रोगी जिसे कई एंटीनाइप्लास्टिक एजेंट के साथ कीमोथेरेपी दी जा रही है, कीमोथेरेपी का दुष्परिणाम हो सकता है। तो दुष्परिणाम उसका क्या हो सकता है भाई 79 नंबर का? तो देखिए जिंजीवाइटिस तथा मुख कैंसर का खतरा हो सकता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या सही हुआ है? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 80। महिलाओं में सामान्यतः किस अंग में कैंसर होता है? क्या डिम्बाशय में, फैलोपियन नली में, गर्भगृह में, या मूत्राशय में? बताइए इस क्वेश्चन को। महिलाओं में सामान्यतः किस अंग में कैंसर होता है बताइए। 80 नंबर का। तो महिलाओं में सामान्यतः किस अंग में कैंसर होता है? तो गर्भगृह में होता है। किस में होता है? गर्भगृह में ना।
गर्भगृह में ना होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जी बिल्कुल होगा। महिलाओं में सामान्यतः किस अंग में कैंसर होता है, तो गर्भगृह में होता है, राइट आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 81, मीनियर रोग से ग्रसित रोगी को कौन सी औषधि दी जाती है? मीनियर रोग से ग्रसित रोगी को कौन सी औषधि दी जाती है? तो कौन सी रक्तचाप रोधक, मूत्रवर्धक, प्रतिजैविक या वाहिका संकीर्णन संकीर्णक, राइट आंसर क्या होगा? मीनियर रोग से ग्रसित रोगी को कौन सी औषधि दी जाती है? तो मीनियर रोग से ग्रसित रोगी को कौन सी औषधि दी जाती है भाई? तो उसको दी जाती है मूत्रवर्धक। क्या दिया जाता है? मूत्रवर्धक, राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 81 के बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 82 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 क्या होगा भाई? चलिए क्वेश्चन नंबर 82 को पढ़िए, बहुत ही समय हम लोग के पास कम है, 17 मिनट में इसको खत्म कीजिए। क्वेश्चन नंबर 82, वयस्कों में किस प्रकार की ल्यूकीमिया सबसे अधिक सामान्य रूप से पाया जाता है? वयस्कों में किस प्रकार का की ल्यूकीमिया सबसे अधिक सामान्य रूप से पाया जाता है? क्या? तीव्र माइलोसाइटिक ल्यूकीमिया, तीव्र लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया, क्रोनिक लिम्फोसाइटिस ल्यूकीमिया, क्रोनिक माइलोसाइटिक ल्यूकीमिया, राइट आंसर क्या होगा भाई? क्वेश्चन नंबर 82, वयस्कों में किस प्रकार की ल्यूकीमिया सबसे अधिक सामान्य रूप से पाया जाता है? तो वयस्कों में जो ल्यूकीमिया पाया जाता है सामान्य अधिक रूप से पाया जाता है, तो कौन सा पाया जाता है? तो ये पाया जाता है कौन सा? तीव्र माइलोसाइटिक ल्यूकीमिया। क्या पाया जाता है? तीव्र माइलोसाइटिक ल्यूकीमिया, राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 को पढ़िए, दमा की सबसे उत्कृष्ट व्याख्या की जा सकती है? एक सूजन संबंधी रोग के रूप में, एक निरंतर बढ़ते रोग के रूप में, ये वायु कोष्ठीय थैलियों की हानि से उपजे श्वसन अवरोधक रोग, ऑप्शन डी दिया है एक जटिल अवरोधी विकार जिसमें श्वसन तंत्र में म्यूकस का उत्सर्जन होता है। तो किसके लिए व्याख्या की जा सकती है? दमा की सबसे उत्कृष्ट व्याख्या की जा सकती है। तो दमा की सबसे उत्कृष्ट व्याख्या की जा सकती है तो किससे की जाती है भाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 83 नंबर का, एक सूजन संबंधी रोग के रूप में की जा सकती है। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में चलिए, क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 को पढ़िए, नवजात शिशुओं की जन्म के समय सबसे अहम जरूरत क्या होती है? नवजात शिशुओं की जन्म के समय सबसे अहम जरूरत क्या होती है? क्या गले लगाकर चूमना, स्नान कर कपड़े से लपेटना, या शिशु की नासिक की सफाई तथा पर्याप्त तापमान बनाए रखना, शिशु को माता के समीप संपर्क में रखना, राइट आंसर क्या होगा? बहुत क्वेश्चन घुमा दिया है, पूछिए बताइए इसका। ऑप्शन को देख करके गलत हो सकता है भाई। संगीता पटेल जी बन ध्यान दीजिएगा। नवजात शिशुओं की जन्म के समय सबसे आम जरूरत क्या होती है? बताइए, सबसे आम जरूरत क्या होती है? तो सबसे आम जरूरत होती है शिशु की नासिक की सफाई तथा पर्याप्त तापमान बनाए रखना, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, पर्याप्त तापमान बनाए रखना, अगर शिशु को माता के संपर्क में रखेंगे तभी तापमान बना रहेगा, उसके त्वचा से त्वचा संपर्क करा के रखेंगे तभी तापमान उसका बना रहेगा। लेकिन गले लगाकर चुभना ये तो नहीं होगा। स्नान कर कपड़े को लपेटना ये भी नहीं होगा। स्नान करा कर कपड़े से लपेटेंगे नहीं भाई। शिशु की नासिक की सफाई तथा पर्याप्त तापमान बनाए रखना, ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 हो गया। क्वेश्चन नंबर 85 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 85 पढ़िए, क्या दिया? बहुत जल्द से जल्द इस क्वेश्चन को खत्म कीजिए। 14 मिनट का आप लोगों को नियर अबाउट 15 मिनट का समय बचा है। 15 क्वेश्चन भी बचे, इसको खत्म कर लेना है 1.5 घंटे के अंदर। हम लोग की क्लास 100 क्वेश्चन हम लोग खत्म करेंगे। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है क्या? 7 जून को, 17 मार्च को, 7 अप्रैल को या 27 जनवरी को? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है भाई? 85 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 85 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, किस नैदानिक परीक्षण के परिणाम से तपेदिक रोग की पुष्टि की जा सकती है? क्या ब्रोनियोस्कोपिक या बलगम संवर्धन परीक्षण, ट्यूबरक्लूमिन परीक्षण या सैलिन परीक्षण? राइट आंसर क्या होगा? किस नैदानिक परीक्षण के परिणाम से तपेदिक रोग की पुष्टि की जाती है भाई? तो किस नैदानिक परीक्षण के परिणाम से की जाती है? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए 86 नंबर क्वेश्चन का। तो इसको की जाती है ट्यूबरक्लूलिन परीक्षण से। किसके? ट्यूबरक्लूलिन परीक्षण से की जाती है। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी।
अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता रखता है। देखिए क्वेश्चन वही है, बस क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज किया है ना। क्वेश्चन जो आप लोग सोच रहे हैं कि इसका क्या राइट आंसर होगा वही है, लेकिन बस क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज कर दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता का रखता है। तो सर्वव्यापक ग्राह्यता कौन रखता है, क्या ए बी बी ओ। राइट आंसर क्या होगा। 87 नंबर क्वेश्चन का सभी बहने कमेंट करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी होगा ना, तो ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे ना, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 88, जब किसी व्यक्ति का बर्ताव एक शिशु या बचकाना स्तर तक गिर जाता है तो इस व्यवहार को कहते हैं। तो क्या समन कहते हैं, दमन कहते हैं, प्रतिगमन कहते हैं, उत्सादन कहते हैं। तो क्या कहते हैं भाई, जब किसी व्यक्ति का बर्ताव एक शिशु या बचकाना स्तर तक गिर जाता है तो इस व्यवहार को कहते हैं। तो इस व्यवहार को क्या कहते हैं, जल्द से जल्द आप लोग कमेंट कीजिए। तो इस व्यवहार को कहते हैं, बताइए जल्दी से। इस व्यवहार को कहते हैं प्रतिगमन। क्या कहते हैं, प्रतिगमन कहते हैं। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 हो गया, क्वेश्चन नंबर 89 यानी 89 क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 को पढ़िए, क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 89 ना, बताइए। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, विभा जी, सीमा देवी जी, शांति वाजपेयी जी, चंद्रकला देवी जी, अर्चना प्रजापति, विभा जी, पुष्पाचार्य, नेहा तिवारी, नीतू कुमारी, आराध्या पंडित, कनिका चौहान, साक्षी यादव, विभा जी, बताइए। नीरज देवी, श्रेया चौधरी, सूर्यांश मिश्रा, राहुल कुमार माठो, शुभम जी, शुभम नाथ, और कौन है भाई, सहीना परवीन, पूनम जी, प्रियंका जी, आरती देवी, मनोज कुमार, अनामिका सिंह जी, रश्मि सोम जी, रूपा विश्वकर्मा, प्रीति कुमारी, प्रीति शर्मा, प्रीति पटेल, प्रीति चौधरी। सभी बहने कमेंट करें। इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, वैजयंती माला जी, बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्द से जल्द आप लोग कमेंट कीजिए। क्या पूछा है क्वेश्चन, व्यक्तित्व के महत्वपूर्ण संघटक जिसकी सिगमेंड फ्रायड ने व्याख्या की इनमें से क्या है। क्या चेतना, पूर्व चेतना तथा उपचेतना, ईद, अहंकार तथा अतिदंभ। ऑप्शन सी दिया कल्पना की व्याख्या, रक्षात्मक तंत्र। राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्द आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ा जाए। क्वेश्चन पूछ रहा है बहन कि व्यक्तित्व के महत्वपूर्ण संगठन जिसकी सिगमेंड फ्रायड ने व्याख्या की इनमें से क्या है। तो सिगमेंड फ्रायड ने किसकी व्याख्या की थी, बताइए। सिगमेंड फ्रायड ने किसकी व्याख्या की थी, तो इसकी की थी ईद, अहंकार तथा अतिबंध की। हमारा राइट आंसर हो जाएगा अतिदंभ की ना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 यानी कि 90। चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है जो इनमें से एक से संबंध होता है। तो किससे संबंध होता है, क्या विचार तथा कल्पना से, उद्देश्य एवं गतियां से, क्रिया तथा प्रतिक्रिया से, अनुभूति तथा भावनाएं से। राइट आंसर क्या होगा, सभी बहने कमेंट कर दे। क्वेश्चन नंबर 90, चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है जो इनमें से एक से संबंध होता है। तो किससे संबंध होता है भाई, ये किससे संबंध होता है, विचार तथा कल्पना से संबंध होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा बहन, ऑप्शन नंबर ए। किसी का गलत तो नहीं हुआ, गलत नहीं होना चाहिए बहन। अब आप लोगों को एग्जाम हॉल में जाना है, पेपर देने के लिए आप लोग गलत करेंगे तब तो मारने का काम करेंगे आप लोग ना। ऐसा आप लोगों को क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आप लोगों को तो उड़ा देना चाहिए हवाई जहाज की तरह। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। किसी भी बहन का अगर क्वेश्चन गलत हो रहा है तो घबराए नहीं, परेशान नहीं होना है कि हमारा क्वेश्चन इतना गलत हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कुछ नहीं। जब क्वेश्चन गलत हो रहा है तो आप लोगों को कम समय में 1 से 1.5 घंटे के अंदर मैं 100 क्वेश्चन देने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। तो आप लोगों को इसको जब 3 घंटे में जाके पढ़ेंगे तब भी 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे, कहीं 3 घंटे में कराया जाएगा, 2.5 घंटे 3 घंटे ले लेंगे लोग। लेकिन अगर आप लोगों को इस 1.5 घंटे में मिल जा रहा है इस क्वेश्चन का आंसर, तो आप लोग इसको क्या कीजिए कि दोबारा से पढ़ लीजिए। आप लोगों को रिवीजन हो जाएगा। 100 क्वेश्चन तो आप लोगों को ब्रेन में बैठ जाएगा ना। 100 क्वेश्चन सुबह पढ़िए, 100 क्वेश्चन शाम को पढ़िए, उसके बाद मैं और क्वेश्चन देने की पूरी कोशिश करूंगा। एकदम निश्चिंत रहिए, डेली पढ़ते रहिए। 1 से लेकर के 105 तक की क्लास को हमारे रिवीजन करते रहिए। मैं डेली बोल रहा हूँ आप लोगों को, डेली बोल रहा हूँ कितना आप लोग रिवीजन करते रहिए। पिंटोसिन के अधिष्ठापन के दौरान इनमें से कौन सा जोखिम होता है। तो कौन सा जोखिम होता है भाई, क्या रक्तचाप में बढ़ोतरी, संक्रमण, गर्भाशय का फटना, झिल्ली का समय पूर्व फटना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, पिंटोसिन के अधिष्ठापन के दौरान इनमें से कौन सा जोखिम हो सकता है। पिंटोसिन के अधिष्ठापन
के दौरान इनमें से कौन सा जोखिम होता है भाई? तो कौन सा जोखिम होता है बताइए जल्दी से। 91 नंबर का राइट आंसर क्या होगा भाई? तो गर्भाशय का फटना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 को सभी बहने पढ़े भाई। क्वेश्चन नंबर 92 क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 92 पूछ रहा है कि फैलोपियन नली का कार्य होता है। तो फैलोपियन नली का कार्य क्या होता है? क्या ओस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन का स्रावण भ्रूण का गर्भ से योनि मार्ग तक का मार्ग प्रदान करना। ऑप्शन सी दिया निषेचन क्रिया का संपादन। ऑप्शन डी दिया भ्रूण विकास। राइट आंसर क्या होगा? जल्द से जल्द आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 92, बहुत कम समय है, 7 मिनट में 8-9 क्वेश्चन टच करना है। फैलोपियन नली का कार्य होता है। तो फैलोपियन नली का कार्य क्या होता है? जल्द से जल्द आप सभी बहने कमेंट करें। तो फैलोपियन नली का जो कार्य होता है वो क्या होता है भाई? तो निषेचन क्रिया का संपादन। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 92 पढ़ लिए। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 92 के बाद 93 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 93 को पढ़िए भाई। क्वेश्चन नंबर 93 क्या दिया है? पढ़िए क्वेश्चन नंबर 93 को। मातृत्व चक्र के दौरान मधुमेह को नियंत्रित करना किस समय बहुत मुश्किल होता है? मातृत्व चक्र के दौरान मधुमेह को नियंत्रित करना किस समय बहुत मुश्किल होता है? किस समय होता है? पहली तिमाही में, अंतिम तिमाही में, प्रसव तथा शिशु जन्म के समय, सूतिका अवस्था के दौरान। तो कब भाई सबसे मुश्किल होता है बताइए? मातृत्व चक्र के दौरान मधुमेह को नियंत्रित करना किस समय बहुत मुश्किल होता है भाई? तो किस समय बहुत मुश्किल होता है? तो ये होता है प्रसव तथा शिशु जन्म के समय होता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलिए। क्वेश्चन नंबर 94, अंडोत्सर्ग की व्याख्या की जाती है। तो ग्राफियन फूट की परिपक्वता से ग्राफियन फूट का फटना, योनि से रक्त का रिसाव, भ्रूण विकास के दौरान ग्राफियन फूटक की परिपक्वता। राइट आंसर क्या होगा? सभी बहने कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 94 पूछा क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 94 यानी 94, अंडोत्सर्ग की व्याख्या की जाती है। तो अंडोत्सर्ग की व्याख्या किससे की जाती है? तो ग्राफियन फूटक का फटना। हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए। क्वेश्चन नंबर 95, माताओं के 25% मौतें या मातृ मृत्यु का कारण है। माताओं के 25% मौतों या मृत मृत्यु का कारण है। तो क्या कारण है भाई बताइए? क्या संक्रमण है, प्रसूति रक्तस्राव है, असुरक्षित गर्भपात है, या एलम्पसिया है? राइट आंसर क्या होगा? सभी बहने कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 95, माताओं के 25% मौतों या मातृ मृत्यु का कारण है। तो राइट आंसर क्या होगा 95 नंबर का भाई? तो इसका है प्रसूति रक्तस्राव। क्या है? प्रसूति रक्तस्राव। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन चलते 95 नंबर क्वेश्चन हो गया हमारा। 95 के बाद 96 नंबर क्वेश्चन चलिए बहुत जल्द से जल्द इसको खत्म कीजिए। 96 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। दाएं भाग सेरिब्रल वीनस दुर्घटना से ग्रसित एक रोगी की नर्स सीवीए द्वारा देखभाल की जा रही है। इस रोगी के लिए कौन सी देखभाल उचित होगा? तो कौन सा देखभाल उचित होगा? प्रभावी पक्ष की ओर निष्क्रिय रोम व्यायाम करवाना तथा अप्रभावी पक्ष में सक्रिय व्यायाम करवाने चाहिए। रोगी को प्रभावी पक्ष की ओर भोजन रखना। ऑप्शन सी दिया मांसपेशी में ऐंठन को घटाने हेतु गर्म जल की थैली से दाएं पैर की सिकाई करना चाहिए। ऑप्शन डी दिया है कि हर 2 घंटे पर रोगी को करवट बदलनी चाहिए तथा दाईं ओर 2 घंटे लिटाना चाहिए। राइट आंसर क्या होगा? पूछा क्या है? क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बहन? कि दाएं भाग सेरिब्रल वीनस दुर्घटना से ग्रसित एक रोगी की नर्स द्वारा देखभाल की जा रही है। इस रोगी के लिए कौन सी देखभाल उचित होगी? तो कौन सी देखभाल उचित होगी भाई बताइए जल्दी से? कौन सी देखभाल उचित होगी? ऑप्शन ए दिया कि प्रभावित पक्ष की ओर निष्क्रिय रोम व्यायाम करवाना, अप्रभावी पक्ष में सक्रिय व्यायाम करवाने चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, हमको तो लग रहा है कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। आगे बढ़ने की जरूरत क्या है? ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पे राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, एक महिला गैस की तकलीफ से राहत पाने हेतु, तकलीफ होगा कि तकलीफ होगा भाई? तकलीफ से राहत पाने हेतु बिना ओटीसी के एंटामिड का सेवन कर रही है। वह हफ्ते में 3 बार गुदा डायलिसिस पर थी। नर्स को रोगी में किस अवस्था के विकास के प्रति सजग रहना चाहिए?
बताइए कि हाइपोमैग्नेसीमिया, हाइपरकैलेमिया, हाइपरमैग्नीसीमिया और हाइपोनेट्रीमिया। राइट आंसर क्या होगा? सभी बहनें कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 97 यानी 97। क्वेश्चन क्या पूछा है बहन? क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए। एक महिला गैस की तकलीफ से राहत पाने हेतु बिना ओटीसी के एंटामिड का सेवन कर रही है। वह हफ्ते में 3 बार गुदा डायलिसिस पर थी। नर्स को रोगी में किस अवस्था के विकास के प्रति सजग रहना चाहिए? तो किस प्रकार की अवस्था के विकास के प्रति सजग रहना चाहिए भाई रोगी को? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बहन? तो इसका राइट आंसर होगा हाइपर मैग्नीसीमिया के प्रति सजग रहना चाहिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले क्वेश्चन चलिए 97 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए। क्वेश्चन नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 98 को पढ़िए। मानव शरीर में रक्त के परिसंचरण की खोज किसने की थी? मानव शरीर में रक्त के परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने, जोसेफ लिस्टर ने, विलियम हार्वे ने या जोनो एसल्स ने। तो किसने की थी भाई? मानव शरीर में रक्त के परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो मानव शरीर में रक्त के परिसंचरण की जो खोज करने वाले थे वो कौन थे? तो विलियम हार्वे थे। कौन थे? विलियम हार्वे। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले क्वेश्चन चलिए क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 पढ़िए भाई। अपगार स्कोर, अपगार यहाँ पे हो जाएगा स्कोरिंग शिशु किस अंक की क्रियाशीलता का आकलन करने हेतु किया जाता है? तो क्या जन्म संबंधी खामियां, श्वसन प्रयास, संवेदीकरण, भावात्मक स्थिरता। राइट आंसर क्या होगा? जल्द से जल्द आप लोग कमेंट कीजिए भाई। देखिए 1.5 घंटे हम लोग के होने वाले हैं, 1 मिनट से आधे मिनट के अंदर इसको कर दीजिए। अपगार स्कोरिंग शिशु किस अंक की क्रियाशीलता का आकलन करने हेतु किया जाता है? तो किसके लिए किया जाता है भाई बताइए? अपगार स्कोरिंग शिशु किस अंक की क्रियाशीलता का आकलन करने के लिए किया जाता है? तो किस अंक की क्रियाशीलता के आकलन करने के लिए किया जाता है? 99 नंबर का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? तो श्वसन प्रयास। क्या हो जाएगा? श्वसन प्रयास हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए क्वेश्चन नंबर 100 यानी 100। क्वेश्चन नंबर 100 को पढ़िए। योनि गुहा में सामान्यतः रहता है तो क्या रहता है? अम्लीय वातावरण, क्षारीय वातावरण, उदासीन वातावरण या ऐसा वातावरण जिसे ज्ञात करना मुश्किल है। तो कौन सा राइट आंसर क्या होगा? जल्द से जल्द कीजिए आप लोग कमेंट। इसका राइट आंसर क्या होगा? 1.5 घंटे के अंदर खत्म कीजिए। योनि गुहा में सामान्यतः रहता है तो योनि गुहा में क्या सामान्यतः रहता है? तो अम्लीय वातावरण रहता है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 1.5 घंटे के अंदर हम लोग 100 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। योनि गुहा में समानता रहता है तो योनि गुहा में क्या समानता रहता है? तो ये अम्लीय वातावरण रहता है। राइट आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर ए। यानी कि हम लोग 1 से 1.5 घंटे यानी 1 घंटे 30 मिनट में इस क्वेश्चन को 100 क्वेश्चन को हम लोग किए हैं बहन ना। यहीं पर हम लोग क्लास को अब समाप्त करेंगे। यहीं पर बहन हम लोग क्लास को क्या करेंगे? समाप्त करेंगे, ठीक। 100 क्वेश्चन हम लोग किए हैं बहन ना, 1 से लेकर के 100 क्वेश्चन। इस 100 क्वेश्चन में 1 से लेकर के 100 क्वेश्चन में किसी भी बहन का कोई भी डाउट हो कमेंट करके हमसे पूछ लेंगी। 100 क्वेश्चन में आप लोगों की स्कोर कितने गए हैं बहन, इसको कमेंट करके सभी बहनें बता देंगी। बताइए संगीता पटेल जी अगर आप आई हैं क्लास में तो बताइए बा, ठीक ना। प्रियंका साहनी जी, बंदा राजभर, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी, अर्चना प्रजापति, बीबा जी हमारी बहन है, पुष्पाचार्य, रंजना राजभर, नेहा तिवारी, नीतू कुमारी, हृदया पंडित, कनिका चौहान और कौन है भाई? एक साक्षी यादव जी हमारी हैं, प्रीति कुमारी, रूपा विश्वकर्मा और कौन है? रश्मि सोम जी, अनामिका सिंह जी, मनोज कुमार, आरती देवी, प्रियंका जी, पूनम जी, शहीना परवीन, शुभम नाथ, शिवम जी, राहुल कुमार माठो, सूर्यांश मिश्रा, श्रेया चौधरी, नीरज देवी, संगीता पटेल जी, जो भी हमारी बहनें हैं आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा, ठीक ना। सभी बहनें स्कोर बताएंगी भाई आप लोग के स्कोर कितने जा रहे हैं। शांति वाजपेयी जी आप अपना स्कोर क्यों नहीं बताती हैं बहन, बहुत गलत करती हैं, स्कोर अपना बताया कीजिए। बीबा जी आप पढ़ने में बहुत अच्छी हैं बहन, आपके स्कोर बहुत अच्छे जा रहे हैं, इससे स्कोर कम नहीं होना चाहिए, एकदम निश्चिंत रहिए, रिजल्ट हो चुका है। और कौन है भाई? सीमा देवी जी बहन अपना स्कोर अब बताया कीजिए, डेली के क्लास में आया कीजिए। कोई आप लोगों को डाउट हो रहा है तो हमसे पूछिए, मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा। अब आप लोगों को हमको लग रहा है कि कुछ हमारी ऐसी बहनें जो इन लोगों को हमारी क्लास पसंद नहीं आ रही है, जैसे संगीता पटेल जी को नहीं आ रही है, सीमा देवी जी को, और कौन एक बहन है भाई जैसे कि संगीता पटेल जी हो गई, सीमा देवी जी, चंद्रकला देवी जी, तो उनको भी लग रहा है कि पसंद नहीं आता है पहले से। चलिए जिसको नहीं पसंद आता है कोई बात नहीं बहन, जहाँ भी आप लोग पढ़ रही हैं पहले तो आप लोगों को अच्छी लग रही थी हमारी क्लास, इस समय आप लोग क्लास में एब्सेंट हो रही हैं, कोई कमेंट का जवाब नहीं दे रही हैं, किसी प्रश्न का कुछ नहीं कर रही हैं, अपना स्कोर नहीं आप लोग बता रहे हैं, तो मैं क्या समझूंगा कि आप लोग तो या तो आप लोग कहीं और पढ़ रही हैं या तो आप लोग क्लास हमारी पसंद नहीं आ रही है। क्लास नहीं पसंद आ रही है तो कोई बात नहीं बहन, जिसको हमारी क्लास अगर पसंद आ रही है वो क्या करे बहन, हमारे साथ आप लोग जुड़िए। मैं आप लोगों को इतना क्वेश्चन
क्वेश्चन करा दूंगा बहन कि जिससे आप लोग अपने क्लास एग्जाम को करेक्ट कर लेंगे। मेरे ऊपर विश्वास कीजिएगा, ठीक है ना। मैं क्वेश्चन दूंगा, मैं जैसे भी दूँ उस तरह से क्वेश्चन मैं आप लोगों को एग्जाम हॉल में जाने से पहले क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन दे दूंगा। निश्चिंत रहिएगा ना। मैं डेली क्वेश्चन 200 क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, पहले कह रहा था ना कि मैं क्वेश्चन दूंगा, तो अब क्वेश्चन कुछ बढ़ सकते हैं, तो आप लोग थोड़ा इसी महीने में अपने सारे जो पीछे की क्लास हैं उसको रिवीजन कर लीजिएगा। 1 से लेकर के 105 तक की क्लास को सभी बहनें रिवीजन करेंगी, ठीक है ना। जो क्लास आप लोग पढ़ लिए दोबारा से पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, क्वेश्चन आप लोग को आता रहे, ठीक है ना। रिवीजन करते रहिएगा बहन, जितना हो सके बहन। सारे बहनों से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके बहन उतना रिवीजन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया बहन आप लोगों के लिए रिवीजन। हमारे क्लास में अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो 1 से 5 तक की क्लास को रिवीजन कीजिए। डेली मैं सुबह शाम 100 क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को, सुबह में 100 क्वेश्चन, शाम को 200 क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूं बहन। 200 क्वेश्चन इसको क्लियर करते चलिए। इसको मैराथन वाली हमारी क्लास को शुरू कीजिए। मैराथन ना, मैराथन को आप लोग शुरू करेंगे तो जिसमें भी मैं मैराथन दे दिया हूँ उसमें 100 क्वेश्चन उतने टाइम में करा दिया हूँ, ठीक ना। तो 1 से 1.5 घंटे या 1 घंटे 50 मिनट अधिक से अधिक मैं इतना ही समय लिया हूँ, तो आप लोगों को 100 क्वेश्चन उतना मिल जाएंगे। ये लमसम हम लोग की 100 कौन सी क्लास होगी, ये मैराथन कौन सी होगी, 15 नंबर की मैराथन होगी, यानी कि 15 नंबर की इस मैराथन को आप लोग पढ़ लेंगी तो 1500 क्वेश्चन आप लोग 100 का गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 1500 क्वेश्चन आप लोग को तैयार हो जाएगा। अभी मैं डेली देता रहूँगा मैराथन आप लोगों को ना, इस तरह से। कम समय में मैराथन दूंगा, 3 घंटे 4 घंटे वाला मैराथन मैं नहीं दे पाऊंगा। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन देने की कोशिश करूंगा, इस बात को जानिएगा ना। 1 से 30 मिनट के अंदर मैं आप लोगों को कितने क्वेश्चन दे दिया, 100 क्वेश्चन दे दिया, तो कम समय में क्वेश्चन देने की पूरी कोशिश करूंगा। और 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन पर डे आप लोगों को मिलते रहेंगे, इस बात से निश्चिंत रहिएगा। जिस भी बहन को हमारी क्लास पसंद आए भाई वो हमारे साथ बनी रहे, और जिसको नहीं पसंद आ रहा है भाई आप लोगों के लाइफ का सवाल है, आप लोग कहीं और जा करके पढ़ सकती हैं, लेकिन जहाँ भी आप लोग पढ़िएगा आप रिवीजन करते रहिएगा बहन, ठीक ना। रिवीजन करते रहिएगा। जिस भी बहन को लग रहा है कि सर हम लोग डाउट पूछते हैं आप डाउट नहीं बताते हैं, आप लोगों का डाउट मैं क्लियर कर दूंगा, इस बात से निश्चिंत रहिएगा। और क्या आप लोगों से कहना था बहन, और कुछ नहीं कहना था, इतना ही कुछ कहना था बस। चलिए ठीक है, खूब रिवीजन करते रहिए। शाम को क्लास में आइएगा 7 बजे। और संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, बंदरा राजभर, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी, अर्चना प्रजापति, विभा जी, पुष्पाचार्य, रंजना रायभर, नेहा तिवारी, सभी बहनें से मैं कह रहा हूँ खूब मेहनत कीजिए, खूब पढ़िए। अगर बहन हमारी क्लास आप लोगों को पसंद आई हो तो एक लाइक कीजिएगा। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आई हो तो कोई बात नहीं, उससे बहुत लोगों को नहीं पसंद आ रही है इस समय हमको लग रहा है। लाइक कीजिएगा पसंद आई हो तो, नहीं है पसंद आई हो तो मत कीजिएगा। लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में, भाई बहनों में इसको शेयर भी कीजिएगा। जो भी बहनें हमारे चैनल पर पहली बार आई हैं बहन, चैनल को आप लोग ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए जब तक कि आप लोगों का एग्जाम नहीं हो जाता है बहन। जैसे ही आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा तुरंत आकर के बहन मुझे अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लोगों को लगे कि नहीं हमको एग्जाम हॉल में जाने से पहले अनसब्सक्राइब मारना है तो एग्जाम हॉल में जाने से पहले अनसब्सक्राइब मार के जाइएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम तक आप लोग सब्सक्राइब किए रहिए। क्यों सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहा हूँ बहन, कि जैसे ही मैं कोई क्लास लूंगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास चला जाएगा और आप लोग उस क्लास को सबसे पहले देख लेंगे ना। इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बहन, अब आप लोगों को क्या करना था, हाँ खूब रिवीजन कीजिएगा, जितना हो सके बहन उतना रिवीजन कीजिएगा। और कुछ तो नहीं करना था, बस इतना ही करना था। हाँ, इसमें जो आप लोगों के रिपीटेड हो गए क्वेश्चन मैं वो क्वेश्चन आप लोगों को दे दूंगा। चलिए बहन, आप लोगों को इसी के साथ क्लास को समाप्त किया जाता है। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार, और आपके माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा। अपने माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा। मिलते हैं बहन ऐसी ही अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।